तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाओ चेन एक बेहद ही खतरनाक और डार्क अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों में लगातार आगे बढ़ रहा था। वहां हर एक नया कदम मौत को दावत देने जैसा था। एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट तो ऐसी जगह की कल्पना करके ही डर से कांप जाए, ऊपर से एंसेस्टर गॉड के रिमेन्स ने इस पूरे एटमॉस्फेयर को और भी ज्यादा मिस्टीरियस और डेथली बना दिया था। शाओ चेन ने अपना रास्ता बनाते हुए यहां तक का सफर तय किया था और उसने ये ठान लिया था कि इस सीक्रेट रेल्म के अंदर छिपे हर एक गहरे राज को वो सामने लाकर ही रहेगा। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी इस मंजिल के बीच में ऐसी ऐसी खौफनाक चीजें आने वाली हैं जो उसकी पावर और उसकी विल दोनों को अपनी लिमिट तक टेस्ट करेंगी। अब आगे जमीन की इन घनी और अनजान गहराइयों में अचानक से एक मफिल्ड साउंड गूंजने लगी, जिससे पूरे एनवायरनमेंट में बेचैनी फैल गई। ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई पियरलेस जायंट अपने भारी और कातिल कदमों से चल रहा हो, या फिर जैसे 1,00,000 गॉड्स और डेविल्स को किसी एक ही अंधेरे डंजन में जिंदा कैद कर दिया गया हो और वो सब एक साथ दर्द में दहाड़ रहे हों। ये खौफनाक रोर्स उस सील्ड रूम को भेदते हुए सीधे शाओ चेन के कानों तक पहुंच रही थी। और तभी दूर से रैट डीमंस का एक पूरा सैलाब किसी फ्लड की तरह हाहाकार मचाता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। उनकी फेरोशियस और लाल आंखें सिर्फ और सिर्फ शाओ चेन को ही अपना शिकार मानकर घूर रही थी। ये रैट डीमंस देखने में इतनी ज्यादा अगली और घिनौने थे कि उन्हें देखकर ही किसी का भी स्कैल्प नम हो जाए और पूरे जिस्म में डर के मारे सहरन दौड़ जाए। शाओ चेन का दिल अंदर ही अंदर तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका था कि इस डीप अंडरग्राउंड में छिपा वो हॉरिफाइंग मॉन्स्टर अब अपना असली डरावना रूप दिखाने वाला है। लगभग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स या शायद मिलियंस की तादाद में वो रैट डीमंस उस पर बिना मौत से डरे श्रिल श्रीक्स के साथ डायरेक्ट चार्ज कर रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में दर्जनों ब्लैक रैट डीमंस ने हवा में उछलकर शाओ चेन की बॉडी पर सीधा अटैक कर दिया और वो अपने कानों से क्लियरली सुन सकता था उनके शार्प टीथ का क्लैंगिंग साउंड जो उसके एंसेस्टर गॉड बैटल रोब्स को काटने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगर उसने वो एंसेस्टर गॉड बैटल रोब्स नहीं पहने होते तो आज इस 3 किलोमीटर डीप अंडरग्राउंड पैलेस में उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन था। देखते ही देखते लगभग दर्जनों रैट डीमंस एक के ऊपर एक पाइल अप हो गए और उन्होंने शाओ चेन को पूरी तरह से ड्राउन कर लिया, जैसे कोई मौत की आंधी उसे निकल गई हो। लेकिन शाओ चेन इन छोटे मोटे डेडली अटैक से कहां घबराने वाला था। उसने तुरंत अपना ओरिजिन हेवनली मेलोडी यूज किया और अपने आसपास के उस मैसिव स्वॉर्म ऑफ रैट डीमंस को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उसकी आंखें और उसका पूरा ध्यान सिर्फ इन चूहों पर नहीं था, बल्कि उसकी तेज नजर उस एंसेस्टर गॉड की व्हाइट स्केलेटन और उस सैवेज बीस्ट पर टिकी हुई थी जो अभी तक शैडोज में ही छिपा हुआ था। वो एंसेस्टर गॉड का व्हाइट स्केलेटन सिंपली हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो इतना फास्ट था कि लाइटनिंग की तरह मूव करता था और उसकी डिवाइन एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि एक वास्ट माउंटेन को भी हिला के रख दे। तभी 8 बोन स्पीयर्स हवा को चीरते हुए आए, जिनके अंदर अनपैरेलल्ड पेनिट्रेटिव पावर छिपी हुई थी, और उन्होंने सक्सेसफुली उस एंसेस्टर गॉड की व्हाइट स्केलेटन को रोक दिया, उसे शाओ चेन के करीब आने से ब्लॉक कर दिया। शाओ चेन ने फ्राउन किया और बिना एक भी पल वेस्ट किए इंस्टेंटली अपनी 13 सोर्ड्स को वापस समन किया ताकि वो खुद को उस डार्क में छिपे फेरोशियस बीस्ट से प्रोटेक्ट कर सके। जबकि अब उसके पास सिर्फ 14 सोर्ड्स ही बची थी उस एंसेस्टर गॉड की व्हाइट स्केलेटन पर अटैक करने के लिए। तभी अंडरग्राउंड की उस डीप डार्कनेस से एक और लाउड और क्लियर रोर सुनाई दी, जिसकी आवाज पहले से भी कहीं ज्यादा वास्ट और डेफनिंग थी। लेकिन इस हॉरिफाइंग साउंड ने शाओ चेन को काम कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि ये मॉन्स्टर एक हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर है और उतना भी मॉन्स्टरस नहीं है जितना ग्रेट माइट अंडरवर्ल्ड किंग हुआ करता था। शायद ये असुरा हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर या स्केलेटन सॉवरेन किंग से थोड़ा स्ट्रांग होगा, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने तुरंत अपनी 13 सोर्ड से रास्ता बनाया और मिलियंस ऑफ डीमन रैट्स के ब्लड और फ्लैश को उड़ाते हुए एक ब्लडी पाथ काफ कर लिया। बहुत दूर आगे बढ़ने के बाद उसे एक सर्जिंग फ्लड की आवाज सुनाई दी और वेव्स ऑफ बिटर बेलफुल यिंची फील होने लगी। जब वो इस ह्यूज केव के सबसे डीपेस्ट पार्ट में पहुंचा तो उस क्रिस्टल की ग्लोइंग लाइट में उसने एक बेहद टेरिफाइंग और अनएक्सपेक्टेड सीन देखा। उसके ठीक सामने एक ह्यूज येलो रिवर अपने पूरे उफान पर बह रही थी, जहां हर तरफ से कॉर्प्सेस का स्टेंच और ऑरा ऑफ डेथ हवा में घुला हुआ था। ये जगह किसी भी वर्ल्ड ऑफ डेथ से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी और वहां का पूरा एटमॉस्फेयर एक सफोकेटिंग बेलफुल ऑरा से भरा हुआ था।
शाओ चेन को तुरंत ये रियलाइज हो गया कि ये कोई आम बहने वाली नदी नहीं, बल्कि मिथ्स में जिसका जिक्र होता है, ये वो लेजेंडरी येलो स्प्रिंग्स है जो पूरी तरह से ईविल कॉर्प्स वाटर से बनी हुई है। इतना ओशन लाइक ऑरा ऑफ डेथ महसूस करते ही एक फॉर्मलेस ऑरा ने उसे इनवॉलंटरीली पीछे ढकेल दिया और वो मोर देन 10 स्टेप्स पीछे हट गया। उसके दिमाग में ये सवाल घूमने लगा कि आखिर इस ईविल रिवर का सोर्स किस खौफनाक जगह से जुड़ा हुआ हो सकता है। अचानक उस नदी के अपस्ट्रीम से एक और सोल शेकिंग रोर गूंजी, जिसके डर से वो सारे रैट डीमंस उस ईविल येलो रिवर के पास आने से ही कतरा रहे थे। शाओ चेन ने अपना एंसेस्टर गॉड्स बैटल आर्मर पहना हुआ था और हाथ में सोर्ड पकड़ी हुई थी, इसीलिए वो बिना किसी डर के उस कॉर्प्स रिवर के बैंक से अपस्ट्रीम की तरफ बढ़ने लगा, ये देखने के लिए कि आखिर वहां कौन सा डेंजर छिपा है। तभी एक ह्यूज वेव उठी और येलो कॉर्प्स वाटर किसी बाउंडलेस येलो वॉल की तरह सीधा शाओ चेन पर गिरने लगा। शाओ चेन के सर के ऊपर मौजूद 7 कलर्ड सेक्रेड ट्री ने तुरंत रेडियंस बर्स्ट किया और 7 डिफरेंट कलर्ड डिवाइन लाइट्स ने रेनबोज की तरह सामने आकर उस कॉर्प्स वाटर को ब्लॉक कर लिया। जो कॉर्प्स रेन आसपास की जमीन पर गिरी, उसने दर्जनों ब्लैक डिमोनिक रैट्स को इंस्टेंटली करोड कर दिया। उनका नामो निशान तक मिट गया। एंसेस्टर गॉड का फ्लैश खाने वाली इन रैट्स का ये हाल देखकर शाओ चेन को समझ आ गया कि इस नदी का एंड पॉइंट किसी अनइमेजिनेबल नाइटमेयर से कम नहीं होगा। उसी पल डेप्थ्स ऑफ द अर्थ वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगी और एक ह्यूज मॉन्स्टर उस येलो कॉर्प्स वाटर में अपनी टिरैनिकल ऑरा एमिट करते हुए बॉबिंग करने लगा। ये मॉन्स्टर सच में बहुत बड़ा था, सेवरल टेंस ऑफ मीटर्स टॉल, जिसका ह्यूमन बॉडी और एक घिनौना रैट हेड था, और वो उस कॉर्प्स रिवर में किसी स्मॉल माउंटेन की तरह टॉल खड़ा था। हवा में आयरन चेन्स की लाउड आवाज गूंजी और सरफेस पर आते ही ये क्लियर हो गया कि उसकी बॉडी ह्यूज ब्लड रेड आयरन चेन से फियर्सली बंधी हुई है। उस मॉन्स्टर ने शाओ चेन को नीचे देखते हुए एक ओप्रेसिव थंडर जैसी आवाज में मॉक करते हुए कहा कि तुम जैसे लोली क्रीचर की हिम्मत कैसे हुई मेरे इस इमॉर्टल केव में इंट्रूड करने की। उसने बड़े घमंड के साथ अनाउंस किया कि बहुत टाइम बाद उसे किसी एक्सपर्ट का हॉट ब्लडेडनेस टेस्ट करने को मिल रहा है, इसलिए वो शाओ चेन को आज क्विक डेथ देगा। शाओ चेन ने भी अपनी बैड एस टोन में रिप्लाई किया और उस मॉन्स्टर को मॉक करते हुए पूछा कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे लगा कोई सैवेज बीस्ट होगा, पर तुम तो सिर्फ एक छोटे से रैट हो। ये सुनकर वो ह्यूज मॉन्स्टर इतना फ्यूरियस हुआ कि उसने जोर से रोर किया, जिसकी पावर से जमीन पूरी तरह ट्रेम्बल करने लगी। गुस्से में पागल होकर उस मॉन्स्टर ने अपने मुंह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ येलो लाइट सीधा शाओ चेन की तरफ स्पिट कर दिया, जिसका डिस्गस्टिंग स्टेंच इतना डेडली था कि एक पल के लिए शाओ चेन को डिजी फील होने लगा। लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और एक ब्राइट लाइट एमिट करते हुए जोर से शाउट किया, जिसकी पावर ने उस येलो लाइट को हवा में ही शैटर कर दिया और लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्प्स वाटर जमीन पर जा गिरा। ये येलो लाइट कोई आम अटैक नहीं था, बल्कि उस कॉर्प्स रिवर का मेन एसेंस और मॉन्स्टर का रिफाइंड ईवल वाटर था, जो जमीन पर गिरते ही रॉक्स को भी बुरी तरह करोड़ कर रहा था। शाओ चेन ने कोल्ड स्माइल देते हुए उससे पूछा कि आखिर किसने तुम्हें इन चेन से यहां लॉक किया है। ये सुनकर उस मॉन्स्टर की रैट आइज में एक फेरोशियस लाइट चमकी और वो जोर से हंसने लगा। उसने सिनिस्टरली जवाब दिया कि उसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसने खुद को इन डिवाइन चेन से बांधा है, ताकि वो कॉर्प्स रिवर के करोसिव वाटर से अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लिमिट तक टैंपर कर सके। इतना बोलते ही कॉर्प्स रिवर में एक जाइगेंटिक वेव उठी जो डजन्स ऑफ मीटर्स टॉल थी, और अचानक से एक ह्यूज स्कारलेट चेन जो किसी वाटर टैंक जितनी मोटी थी, वो ब्रेक होकर हवा को चीरते हुए शाओ चेन की तरफ आई। उस अटैक की स्पीड इतनी तेज थी कि हवा में कोस्टली वेल गूंजी, और अजीब बात तो ये थी कि स्पेस तक शैटर होकर वहां ब्लैक होल बन गया था। वो जायंट चेन किसी ह्यूज स्कारलेट फ्लड ड्रैगन की तरह कॉर्प्स रिवर से राइडिंग करती हुई आगे बढ़ रही थी, जिसे कोई भी चीज रोक नहीं सकती थी। शाओ चेन ने एक फ्लैश ऑफ लाइट की स्पीड दिखाते हुए 300 मीटर्स तक खुद को मूव किया और इस ब्रूटल अटैक को डॉज कर लिया। लेकिन अगले ही सेकंड एक वर्ल्ड शेकिंग साउंड के साथ 10 ऑड ह्यूज स्कारलेट चेन्स एक साथ ब्रेक हुई और आसमान में वेनमस ड्रैगन्स की तरह फ्लाई करते हुए एक साथ शाओ चेन को पियर्स करने की कोशिश करने लगी। शाओ चेन की 13 सॉर्ड्स ने स्काई में रिस्प्लेंडेंट रेनबोज बनकर अटैक किया और उन 10 ऑड थिक चेन्स को चॉप करते हुए मेटालिक क्लैंगिंग साउंड्स के साथ उन्हें डिफीट कर दिया। उन पावरफुल सोर्ड्स को देखकर मॉन्स्टर की आंखों में एक ग्रीडी लुक आ गया और उसने कॉर्प्स रिवर में बाउंडलेस वेव स्टर करते हुए बाहर कदम रखा। उस मॉन्स्टर का ट्रू बॉडी बेहद फियर इंस्पायर करने वाला था,
वो एग्जैक्टली उस एंसेस्टर गॉड के व्हाइट बोन्स की तरह लग रहा था जो शाओ चेन ने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। उसकी उस ह्यूमनॉइड बॉडी के दोनों साइड्स पर 4 पेल व्हाइट बोन स्पीयर्स निकले हुए थे जो बिल्कुल मकाब्रे स्पाइडर लेग्स जैसे दिख रहे थे। उसके बैक पर उसकी कर्व्ड रैट टेल स्काई की तरफ पॉइंट कर रही थी, जिसके आखिरी एंड पर एक शार्प बोन स्पाइक था, ठीक किसी डेडली स्कॉर्पियन की टेल की तरह। शाओ चेन को यह वेरीफाई करते देर नहीं लगी कि इस मॉन्स्टर ने ना सिर्फ उस अदरवर्ल्डली एंसेस्टर गॉड का कॉर्प्स डिवावर किया है, बल्कि उसकी पावरफुल टेक्निक्स और एबिलिटीज को भी गेन कर लिया है। मॉन्स्टर ने अपनी आंखों में एक सिनिस्टर ग्लो के साथ कहा कि उसने जो खौफनाक पावर्स हासिल की हैं, वो शाओ चेन की इमेजिनेशन की भी बाहर हैं। और अगले ही पल उसकी जायंट बॉडी क्विकली श्रिंक होकर एक नॉर्मल ह्यूमन हाइट की हो गई। तुम वेल के बॉटम से स्काई को देखने की कोशिश कर रहे हो, याओ चेन ने बिना डरे उस मॉन्स्टर को चैलेंज किया, जिस पर मॉन्स्टर ने गुस्से में एक कोल्ड शाउट दी और अपनी जगह से वैनिश हो गया। अगले ही पल याओ चेन को अपने ठीक पीछे से एक इंटेंस डेंजर सिग्नल मिला। बिना मुड़े उसने बैकवर्ड किक किया, जबकि उसकी 13 सोर्ड्स ने भी पीछे की तरफ स्वूपिंग डाउन करते हुए चॉप किया। मॉन्स्टर वापस अपनी पहली जगह पर अपीयर हो गया, जिससे याओ चेन को अंदाजा हो गया कि इस मॉन्स्टर की स्पीड उसकी ऑक्टाडिक एक्सट्रीम स्पीड से बिल्कुल भी वीक नहीं है। मॉन्स्टर अपनी स्पाइडर लाइक बोन स्पीयर्स और स्कॉर्पियन टेल का यूज करके याओ चेन की इन सोर्ड्स को इफेक्टिवली ब्लॉक कर रहा था और हवा में पियर्सिंग साउंड और मेटालिक क्लैंग्स लगातार गूंज रही थी। सबसे डरने वाली बात तो ये थी कि जब उसके बोन स्पीयर सोर्ड से कट होते और लगभग आधे टूट जाते तो वहां एक ब्लडी लाइट फ्लैश होती और वो इंस्टेंटली रिकवर हो जाती। मॉन्स्टर का कोई भी गिरा हुआ ब्लड दोबारा उसकी बॉडी में वापस चला जाता, एक अनडाइंग बॉडी जिसे हराना लगभग नामुमकिन लग रहा था। इस अनडाइंग बॉडी के पावर के साथ वो मॉन्स्टर खुद को एक इनविंसिबल पोजीशन में मान चुका था, इसलिए उसने शाओ चेन के बाकी सूट्स के अटैक्स को इग्नोर किया और डायरेक्ट मौत देने के लिए चार्ज कर दिया। जब वो शाओ चेन के करीब आया तो उसके दोनों साइड्स पर मौजूद चारों बोन स्पीयर्स किसी रूथलेस वेनेमस स्नेक्स की तरह हवा को चीरते हुए आगे बढ़े, जिनकी डेथली शार्पनेस किसी भी हाफ स्टेप एंसेस्टर की बॉडी को पियर्स करने के लिए काफी थी। लेकिन शाओ चेन का रिएक्शन देखकर मॉन्स्टर भी शॉक में था, क्योंकि उसने अपने बचाव में बिल्कुल भी डॉज नहीं किया, बल्कि उन 4 डेडली बोन स्पीयर्स को खुद पर स्ट्राइक होने दिया। एक डेफनिंग क्लैंगिंग साउंड गूंजा जब वो स्पीयर्स हिट हुए, पर वो रिजल्ट वैसा नहीं था जैसा मॉन्स्टर सोच रहा था। शाओ चेन के अंडरवर्ल्ड आयरन बैटल आर्मर, जिसमें डार्क लाइट फ्लिकर कर रही थी, उस आर्मर ने उन चारों स्पीयर्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जिसने मॉन्स्टर के कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी। अब पीछे हटने का टाइम जा चुका था और मॉन्स्टर अलार्म में चिल्ला उठा। उसी स्प्लिट सेकंड में शाओ चेन ने अपना डेडली काउंटर अटैक डिलीवर किया। उसने अपने जेड लाइक हाथों से 4 इमेजेस ऑफ द हेवनली स्टील उस मॉन्स्टर पर सेंड की, जो एक हैवी रंबलिंग साउंड के साथ सीधे उसके चेस्ट पर स्लैम हुई। हालांकि मॉन्स्टर का फिजिकल बॉडी सच में अनबिलीवेबल था, उसके स्टर्नम शैटर नहीं हुए, पर फिर भी उसकी 2 रिब्स जोर से ब्रेक हो गईं और वो ब्लड वॉमिट करते हुए पीछे की तरफ नॉक बैक हो गया। मॉन्स्टर शोर पर जाकर गिरा। उसने अपने मुंह से गिरते हुए ब्लड को पोंछा और जब उसने क्लोजली शाओ चेन की अंडरवर्ल्ड आयरन बैटल आर्मर को देखा तो उसके चेहरे पर एक्सट्रीम अस्टोनिशमेंट नजर आने लगा। शाओ चेन ने अपने हाथ में अपनी स्वॉर्ड फर्मली होल्ड की, जबकि उसकी बाकी 12 स्वॉर्ड्स हवा में उस सिनिस्टर मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट करने लगी। फ्लैश खाना था ना, आओ, शाओ चेन ने अग्रेसिवली पुकारा, जिसके बाद उस मॉन्स्टर की आंखों में डिवाइन लाइट ग्लीम हुई और उसने स्काई में कई आफ्टर इमेजेस छोड़ते हुए दोबारा से फेरोशियसली चार्ज किया और इन दोनों एक्सपर्ट्स के बीच एक सैवेज लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल शुरू हो गई। इस इंटेंस ब्रूटल फाइट में जब मॉन्स्टर को एहसास हुआ कि उसके स्कॉर्पियन टेल जैसे क्विक और विशियस अटैक्स को सेक्रेड ट्री और टॉर्टिस शेल जैसा आर्मर आसानी से ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसने डेस्परेट होकर एक बड़ा स्प्लैश साउंड प्रोड्यूस करते हुए उस फाउल कॉर्प्स रिवर के अंदर ही जंप लगा दी। लेकिन शाओ चेन भी रुकने वालों में से कहां था। उसने तुरंत चेस किया और उस इविल कॉर्प्स वाटर के ऊपर लैंड कर गया, जहां उसका बैटल आर्मर रिवर के इंटेंस बेलफुल ऑरा को पूरी तरह इंटरसेप्ट कर रहा था। उन दोनों के रिवर में एंटर करते ही कॉर्प्स रिवर वायलेंट हो उठी। हवा में फाउल स्टेंच सर्ज होने लगा, सिनिस्टर विंड लगातार हाउल कर रही थी और कॉर्प्स ऑरा हर जगह स्प्रेड हो रहा था। मॉन्स्टर की आंखों से एक टेरिफाइंग लाइट शूट हो रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि कॉर्प्स रिवर में रहने से उसे एंडलेस डेमोनिक पावर मिलती रहेगी, जिसके सहारे उसकी कॉम्बैट प्राउएस कभी ड्राई अप नहीं होगी। शाओ चेन को भी इसका एहसास जल्द ही हो गया, क्योंकि रिवर में आते ही उस इविल मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ और पावर लगातार एक पूरा लेवल अप हो चुकी थी। इसका क्या असर होगा ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि ठीक उसी टेंशन भरे वक्त में कॉर्प्स रिवर के अपर रीचेस से अचानक एक ऐसी मोनफुल और टेरिफाइंग वाइनिंग साउंड आई जिसने पूरे सिनेरियो को ही बदल दिया।
ये आवाज इतनी स्कैरी और डार्क थी कि जैसे सीधे दिल में गूंज रही हो। यहां तक कि शाओ चेन, जिसका कॉम्बैट प्रोवेस एक हाफ स्टेप एंसेस्टर के बराबर था, उसे भी अपनी स्पाइन में एक खतरनाक चिल फील हुआ और उसका स्कैल्प नम पड़ गया। ये स्पाइन चिलिंग साउंड सुनते ही उस जायंट मॉन्स्टर का एरोगेंस हवा हो गया और उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से डर के मारे चेंज हो गया। उसने कांपते हुए लफ्जों में कहा कि लॉर्ड एक बार फिर से वेकअप हो रहे हैं और अगर वो शाओ चेन का एक्सपर्ट फ्लैश और ब्लड उन्हें ऑफर करें तो शायद वो लॉर्ड बहुत खुश होंगे। ये अनएक्सपेक्टेड टर्न देखकर शाओ चेन टोटली ओवरवेल्म्ड और डीपली शॉक्ड रह गया और उसने उस मॉन्स्टर से तुरंत पूछा कि आखिर इस रिवर की अपर रीचेस में क्या हॉरर छिपा हुआ है। उस मॉन्स्टर ने एक डीप फियर और रेवरेंस के साथ जवाब दिया कि वहां ऊपर कोई माइनर डीमन नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम से अब तक का नंबर 1 अनपैरेलल्ड एक्सपर्ट मौजूद है। फिर उस मॉन्स्टर ने एक ऐसी टेरिफाइंग सच्चाई को रिवील किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये पूरी की पूरी इतनी मैसिव और डेडली कॉर्प्स रिवर एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ उस सुप्रीम लॉर्ड की अल्टीमेट एग्जिस्टेंस के कारण ही फॉर्म हुई है। शियाओ चेन को तुरंत अंदाजा लग गया कि अगर इस रिवर का कोरोसिव वाटर उन इनविंसिबल डिमोनिक रैट्स को इंस्टेंटली मेल्ट कर सकता था, तो उस पूरे ओशन लाइक रिवर को अकेले क्रिएट करने वाला वो लॉर्ड रियलिटी में कितना ज्यादा टेरिफाइंग और डिस्ट्रक्टिव होगा। उस डरावने ख्याल ने शियाओ चेन के दिल में एक बहुत ही बुरा बैड फीलिंग पैदा कर दिया, क्योंकि इस अंडरग्राउंड एक्सपीडिशन में पहले उसने उस अदर वर्ल्डली एंसेस्टर गॉड का कॉर्प्स देखा, फिर इस इमॉर्टल मॉन्स्टर से एक ब्रूटल फाइट लड़ी और अब उसे आगे चलकर इस रिवर के अननोन और डार्क सोर्स पर उस अनइमेजिनेबल लॉर्ड का सामना करना पड़ेगा। आगे क्या शियाओ चेन इस नई सबसे बड़ी मौत की चुनौती से बच पाएगा? जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड में। वहीं दूसरी तरफ जहां हमने पिछला एपिसोड छोड़ा था, उस डार्क अंडरग्राउंड रिवर के किनारे पर एक डेथली साइलेंस छा गई थी। उस डरावने और जायंट रैट मॉन्स्टर के मुंह से लॉर्ड शब्द सुनते ही शाओ चेन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई थी। नदी का वो येलो कॉर्प्स वाटर अब और भी ज्यादा वायलेंटली उबल रहा था, जैसे वो किसी आने वाले मौत के तूफान का इशारा दे रहा हो। शाओ चेन, जिसका विल पावर किसी डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रांग था, वो भी उस अपर रिवर से आने वाली उस मोनफुल और दिल दहला देने वाली वाइनिंग साउंड को सुनकर अपनी जगह पर जम सा गया था। ये एक ऐसी आवाज थी जो कानों से नहीं, सीधे सोल के अंदर गूंज रही थी। उस मॉन्स्टर की रेड ग्लोइंग आंखें अब डर से कांप रही थीं और उसका वो घमंड जो कुछ देर पहले आसमान छू रहा था, वो अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। उसने समझ लिया था कि आगे जो भी चीज छिपी है वो सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि इस पूरे अंडरग्राउंड डेथ रेल्म का अनडिस्प्यूटेड सुप्रीम रूलर है, जिसके सामने उन दोनों की औकात एक तिनके से ज्यादा नहीं थी। लेकिन शाओ चेन पीछे हटने वालों में से कहां था। उसने अपनी ग्रिप अपनी सोर्ड पर और भी ज्यादा टाइट कर ली, जबकि उसके सर के ऊपर मौजूद 7 कलर्ड सेक्रेड ट्री अपनी फुल रेडियंस के साथ ग्लो करने लगा। ये सेक्रेड लाइट उस डेडली येलो कॉर्प्स वाटर की करोसिव मिस्ट को लगातार ब्लॉक कर रही थी, जिससे वहां का टेरिफाइंग बेलफुल ऑरा थोड़ा सप्रेस हो रहा था। नदी की लहरें अब पहले से भी कहीं ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी। हर एक वेव जब किनारे से टकराती तो उसमें से दर्जनों डीकंपोज्ड कॉर्प्सेस के शैडोज और फैंटम्स हवा में फॉर्म होकर वापस डिसॉल्व हो जाते। ये सीन देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। शाओ चेन की शार्प नजर उस रैट मॉन्स्टर पर टिकी थी, जो अब डेस्पिरेशन में थर-थर कांप रहा था। उस मॉन्स्टर को इस बात का अच्छे से अंदाजा था कि अगर लॉर्ड सच में पूरी तरह वेकअप हो गए तो ना सिर्फ ये बाहर से आया हुआ ह्यूमन बल्कि वो खुद भी उस रात से बच नहीं पाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे अंडरग्राउंड पैलेस की हवा ही फ्रीज हो गई हो और हर एक सेकंड किसी इटर्निटी जैसा फील हो रहा था। अभी शाओ चेन उस रिवर के अपस्ट्रीम की तरफ देख ही रहा था कि अचानक उस रैट मॉन्स्टर की आंखों में एक विशियस और डेडली चमक आई। डर के मारे पागल हो चुके उस मॉन्स्टर ने सोचा कि अगर वो इस ह्यूमन की फ्लैश को उस लॉर्ड के सामने एज अ सैक्रिफाइस पेश कर दे तो शायद उसकी जान बख्श दी जाए। बिना एक सेकंड वेस्ट किए उस मॉन्स्टर ने अपने अनडाइंग बॉडी की पूरी ताकत को एक साथ चैनल किया और अपने बैक पर मौजूद उस शार्प स्कॉर्पियन लाइक टेल से शाओ चेन के ब्लाइंड स्पॉट पर एक लीथल स्ट्राइक कर दिया। हवा को चीरते हुए वो बोन स्पाइक इतनी विशियस स्पीड से आई कि उसने स्पेस में एक सोनिक बूम क्रिएट कर दिया। उसके स्पाइडर जैसे चारों पेल व्हाइट बोन स्पीयर्स भी एक ही झटके में एक्सटेंड हुए और शाओ चेन को चारों डायरेक्शन से लॉक कर लिया। वो मॉन्स्टर जानता था कि शाओ चेन का आर्मर पावरफुल है,
इसलिए इस बार उसने सीधे आर्मर पर नहीं बल्कि शाओ चैन की जॉइंट्स और नेक एरिया को टारगेट किया था, जहां डिफेंस थोड़ा वीक हो सकता था। पर शाओ चेन का बैटल एक्सपीरियंस किसी भी आम मार्शल आर्टिस्ट से लाख गुना बेहतर था। उसका दिमाग इतनी फास्ट प्रोसेसिंग कर रहा था कि उसने उस स्नीक अटैक को मिली सेकेंड्स में एंटिसिपेट कर लिया। अपनी ऑक्टैडिक एक्सट्रीम स्पीड का यूज करते हुए शाओ चेन वहां से एक ब्लर की तरह मूव हुआ और वो डेडली बोन स्पाइक सिर्फ हवा को चीर कर रह गई। तुम्हारी मौत अब तुम्हारे ही हाथों लिखी है, शाओ चेन ने एक ठंडी और पियर्सिंग आवाज में रोर किया। अगले ही पल उसकी 14 सोर्ड्स जो हवा में होवर कर रही थीं, उन्होंने एक डेवास्टेटिंग सोर्ड फॉर्मेशन बनाया। हर एक सोर्ड से निकलने वाली सोर्ड एनर्जी किसी ब्राइट शूटिंग स्टार की तरह लग रही थी, जिसने उस पूरे अंधेरे कैवर्न को इल्यूमिनेट कर दिया। उन सोर्ड्स ने एक साथ डाइव किया और उस मॉन्स्टर के चारों बोन स्पीयर्स पर एक पावरफुल और सिंक्रोनाइज्ड अटैक कर दिया, जिससे एक डेफनिंग मेटालिक क्लैश गूंजा और वहां से स्पार्क्स की कैसी बारिश हुई जैसे कोई छोटा सा वोल्केनो इरप्ट हो गया हो। वो टक्कर इतनी भयंकर थी कि जमीन पर मौजूद हैवी स्टोन्स भी प्रेशर से पल्वराइज होकर डस्ट में बदल गए। रैट मॉन्स्टर को लग रहा था कि उसकी अनडाइंग बॉडी उसे हर डैमेज से तुरंत हील कर लेगी, पर जब शाओ चेन की ग्लोइंग स्वॉर्ड्स ने उसके बोन स्पीयर्स को स्लाइस किया तो वहां से निकलने वाला खून तुरंत वापस नहीं गया। इस बार शाओ चेन ने अपनी अटैक्स में ओरिजिन हेवनली मेलोडी के डिवाइन लॉस को ब्लेंड कर दिया था, जिसकी वजह से मॉन्स्टर की रीजेनरेशन स्पीड ड्रास्टिकली स्लो हो गई थी। यह कैसे पॉसिबल है? मेरा फ्लैश, मेरी औकात एंसेस्टर गॉड के फ्लैश को खाने के बाद इनविंसिबल हो चुकी थी। मॉन्स्टर दर्द और डिसबिलीफ में चिल्ला उठा। उसका जायंट फ्रेम पूरी तरह से लड़खड़ा गया और उसने डेस्परेशन में आकर येलो कॉर्प्स रिवर के पानी को अपने पावरफुल क्लॉज से मैनिपुलेट करते हुए एक मैसिव एसिड लाइक वाटर वॉल क्रिएट कर दी, जो किसी टाइडल वेव की तरह शाओ चेन पर गिरने लगी। ये वेव इतनी बड़ी थी कि लग रहा था जैसे पूरा आसमान ही उस येलो मौत के पानी से ढक गया हो। उस मौत की दीवार को अपनी तरफ आता देख याओ चेन ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया। उसने एनालाइज कर लिया था कि ये मॉन्स्टर सिर्फ उस कॉर्प्स रिवर के डिमोनिक पावर पर डिपेंड कर रहा है और इसका कोर सोर्स ऑफ पावर भी यही नदी है। याओ चेन ने अपने दोनों हाथों से एक कॉम्प्लेक्स सील बनाई और अपने अंडरवर्ल्ड आयरन बैटल आर्मर की हिडन पोटेंशियल को अनलॉक किया। आर्मर के डार्क मेटल से एक डीप, एंशिएंट और टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होने लगा, जिसने एक इम्पेनेट्रेबल ब्लैक शील्ड का रूप ले लिया। जब वो जायंट येलो वेव उस शील्ड से टकराई तो एक हिसिंग साउंड आई, जैसे आग पर पानी पड़ रहा हो। कोरोसिव वाटर शील्ड को पिघलाने की कोशिश कर रहा था, पर एंसेस्टर गॉड के उस बैटल आर्मर की सुप्रीम पावर के सामने वो इविल वाटर कंप्लीटली बेअसर साबित हुआ। याओ चेन को समझ आ गया था कि इस अनडाइंग बॉडी वाले मॉन्स्टर को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसने एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया जिससे वो इस मॉन्स्टर के सोल और ओरिजिन को ही डायरेक्ट अटैक कर सके। अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हुए याओ चेन ने एक लाउड वॉर क्राई दी, जिसकी गूंज उस अंडरग्राउंड पैलेस की दीवारों को हिला गई। उसके राइट हैंड से निकलती हुई हेवनली स्टील की फैंटम इमेज हवा में रैपिडली एक्सपैंड होने लगी और देखते ही देखते उसने एक मैसिव माउंटेन का साइज ले लिया। इस इमेज पर एंशिएंट रून्स ग्लो कर रहे थे, जिनके अंदर ऐसी सप्रेसिंग पावर थी जो किसी भी गॉड या डीमन को अपने घुटनों पर ला सकती थी। अब देखते हैं तुम्हारा अनडाइंग बॉडी इस एंशिएंट पावर को कैसे झेलता है, याओ चेन ने कोल्डली कहा। वो मैसिव हेवनली स्टील इमेज सीधे उस मॉन्स्टर पर क्रैश हुई। इस बार ना कोई डॉज था, ना कोई एस्केप। जब वो हेवी स्ट्राइक उस मॉन्स्टर के सर पर पड़ी तो उसकी बोन्स क्रैक होने की टेरिफाइंग आवाज पूरे कैवर्न में गूंज उठी। उसकी स्पाइडर लाइक लेग्स टूटकर बिखर गई और उसकी बॉडी उस इमेंस ग्रेविटी जैसी पावर के नीचे रिवर बैंक के अंदर डीप बरी होने लगी, जहां रिवर का करोसिव वाटर भी उस पावर को अपोज नहीं कर पा रहा था। उस रैट मॉन्स्टर के गले से ऐसी श्रिल और पेनफुल श्रीक निकली जो किसी टॉर्चर चेंबर में मिलने वाले दर्द से भी भयंकर थी। उसका घमंड, उसकी अनडाइंग पावर, सब कुछ उस एक अल्टीमेट अटैक के नीचे क्रश हो चुका था। ब्लड और येलो वाटर का एक घिनौना मिक्सचर वहां फैल गया था। शाओ चेन वहां एक वॉर गॉड की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। उसने अपनी एक सोर्ड को कमांड दिया और सोर्ड एक स्विफ्ट ब्लर में आकर उस मॉन्स्टर के बचे हुए एग्जिस्टेंस को वहां डायरेक्टली पिन करके सील कर दिया। मॉन्स्टर अब मूव नहीं कर सकता था। उसकी रेड आंखें अब धुंधली पड़ने लगी थी और उसका आखिरी सांस रुका हुआ था। फाइट खत्म हो चुकी थी और उस जगह पर वापस वही डेड साइलेंस छा गई, लेकिन ये साइलेंस पहले से भी ज्यादा भारी थी, क्योंकि जैसे ही मॉन्स्टर का शोर खत्म हुआ, वो अपस्ट्रीम से आने वाली वाइनिंग साउंड, वो ईरी रोने जैसी आवाज अब पहले से भी दुगनी वॉल्यूम में गूंजने लगी थी, जैसे वो सीधे शाओ चेन को वहां बुलाने की कोशिश कर रही हो। इसका क्या असर होगा ये हम आगे देखेंगे,
लेकिन अब शाओ चेन के पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसने उस क्रश्ड रैट मॉन्स्टर पर एक आखिरी नजर डाली और बिना पीछे मुड़े उस मौत की नदी के किनारे किनारे अपस्ट्रीम की तरफ बढ़ने लगा। हर एक कदम के साथ वहां का टेम्परेचर ब्रूटली ड्रॉप हो रहा था। एक अजीब सा बोन चिलिंग कोल्ड उस आर्मर के बावजूद शाओ चेन की स्किन को बाइट कर रहा था। नदी का रंग अब ब्राइट येलो से बदलकर एक डार्क, मडी और ब्लड स्टेन्ड येलो में कन्वर्ट हो रहा था, जिसमें से ऐसी फाउल स्मेल आ रही थी जो दिमाग को इंस्टेंटली पैरालाइज कर सकती थी। आसपास की ग्लोइंग क्रिस्टल्स अब अपनी रोशनी खो चुके थे और उनकी जगह डिम, गोस्ट लाइक ग्रीन फ्लेम्स ने ले ली थी, जो हवा में बिना किसी बेस के फ्लोट कर रही थी। ये जगह एक लिटरल हेल गेट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जहां पर किसी भी जिंदा इंसान का एग्जिस्टेंस ही नेचर के लॉज के खिलाफ लग रहा था। पर शाओ चेन का रिजॉल्व अनब्रेकेबल था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उस रिवर का फ्लो और भी ज्यादा अननेचुरल होता जा रहा था। नदी अब नीचे से ऊपर की तरफ बह रही थी, जो ग्रेविटी और लॉजिक दोनों को डिफाई कर रहा था। दीवारों पर बने एंशिएंट कार्विंग्स, जो शुरू में समझ नहीं आ रहे थे, अब क्लियरली विजिबल थे। उन कार्विंग्स में डरावने डीमंस और अननोन क्रीचर्स को अपने घुटनों के बल बैठे हुए दिखाया गया था, जैसे वो किसी सुप्रीम एंटिटी को वर्शिप कर रहे हों। शाओ चेन को महसूस हुआ कि इन पत्थरों के अंदर से हजारों हजार सोल्स की चीखें निकल रही हैं, जो उस लॉर्ड की प्रेजेंस से टेरिफाइड थी। हर तरफ एक इनविजिबल प्रेशर था जो हवा को थिक और ब्रीदेबल बनने से रोक रहा था। शाओ चेन को अपनी ब्रीदिंग रेगुलेट करनी पड़ रही थी और उसकी इनर स्पिरिचुअल एनर्जी अपने एब्सोल्यूट पीक पर वर्क कर रही थी, ताकि वो उस ऑप्रेसिव ऑरा के बोझ तले क्रश ना हो जाए। ये पूरा रास्ता किसी लंबे मौत के कॉरिडोर जैसा था, जिसका अंत किसी अनइमेजिनेबली डार्क सच्चाई की तरफ ले जा रहा था। कुछ घंटों तक इस माइंड नंबिंग जर्नी को तय करने के बाद अचानक वो नैरो केव एक मैसिव लिमिटलेस अंडरग्राउंड स्पेस में खुल गई। ये स्पेस इतनी विशाल थी कि लग रहा था जैसे इस धरती के पेट में एक पूरा नया अंडरवर्ल्ड बसा हुआ हो। शाओ चेन की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि वो कॉप्स रिवर वहां जाकर खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि एक बाउंडलेस जायंट ओशन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। एक एंडलेस ओशन ऑफ येलो कॉप्स वाटर। उस पूरे समुंदर के ऊपर डेथ और डीके का ऐसा थिक बादल छाया हुआ था कि वहां की ग्रेविटी तक अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हार्ट स्टॉपिंग थी, वो उस टेरिफाइंग ओशन का सेंटर पॉइंट था। उस जायंट येलो सी के ठीक बीचों बीच में एक बेहद ही कॉलोसल और डार्क शैडो फिगर फ्लोट कर रही थी, जिसकी साइज एक छोटे आइलैंड के बराबर थी। वहां से निकलने वाला सुप्रीम ऑरा इतना हेवी था कि उसने ऑटोमेटिकली शाओ चेन की स्टेप्स को फ्रीज कर दिया। जब शाओ चेन ने अपनी आंखों में स्पिरिचुअल एनर्जी फोकस करके उस डार्क शैडो को क्लियर देखने की कोशिश की, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई आइलैंड नहीं था, बल्कि एक जाइगैंटिक पिच ब्लैक एंशिएंट स्टोन सार्कोफेगस, एक बेहद ही बड़ा पत्थर का ताबूत था। ये कॉफिन ऐसी ब्लैक रॉक से बना था जो लाइट और स्पेस दोनों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। उस कॉफिन के चारों तरफ ऐसी मैसिव ब्लड रेड चेन्स बंधी हुई थीं, जो सीधे उस कॉप सी के डीप बॉटम से निकल रही थीं, जैसे उन चेन्स ने उस सुप्रीम कॉफिन को फोर्सफुली वहां चेन करके रखा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो सोल क्रशिंग वाइनिंग साउंड जिसके बारे में उस रैट मॉन्स्टर ने बताया था, वो किसी और ने नहीं बल्कि उस ह्यूज ब्लैक कॉफिन के अंदर से लगातार लीक हो रही थी। हर बार जब वो आवाज आती, उस कॉप्स ओशन में मैसिव सुनामीज उठ जाती थीं और लगता था कि जैसे पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये वही लॉर्ड था, इस कॉप्स ओशन और उस येलो रिवर का एक लौता सोर्स। उस कॉफिन के अंदर से जो ऑरा रेडिएट हो रहा था, वो किसी हाफ स्टेप एंसेस्टर की लिमिट से हजारों गुना आगे था। ये एक ऐसी पावर थी जिसे सिर्फ सुप्रीम डिएटीज या उन एंशिएंट बीइंग्स के मुकाबले ही रखा जा सकता था, जिन्होंने इस दुनिया के बेसिक लॉज को ही रीराइट कर दिया हो। शाओ चेन का एंसेस्टर गॉड बैटल आर्मर, जो हमेशा उसे एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देता था, वो भी इस ऑरा के प्रेशर से लो हम करने लगा था, जैसे वो आर्मर खुद अलर्ट और कॉशियस स्टेट में आ गया हो। यहां तक कि 7 कलर्ड सेक्रेड ट्री की रोशनी भी उस ब्लैक कॉफिन की डार्क प्रेजेंस के सामने थोड़ी डिम पड़ने लगी थी। शाओ चेन को ऐसा लगा जैसे उसके कंधों पर पूरे आसमान का वजन डाल दिया गया हो। उसे अब क्लियरली समझ आ गया था कि वो रैट मॉन्स्टर आखिर इतना ज्यादा क्यों कांप रहा था। ऐसे एंटिटी के आगे खड़ा होना अपने आप में एक सुसाइडल एक्ट लग रहा था। और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
उस वाइनिंग साउंड के अचानक रुकने से वहां का पूरा समुंदर एक डेड स्टैंड स्टिल में आ गया। हवा बिल्कुल शांत हो गई, पर यह शांति किसी आने वाले डिस्ट्रक्शन से पहले की वार्निंग थी। 1 सेकंड के 1000th हिस्से में उस ब्लैक स्टोन कॉफिन का लिड एक बेहद हेवी और ग्राइंडिंग मेटालिक साउंड के साथ स्लाइटली मूव हुआ। एक छोटा सा क्रैक, सिर्फ एक छोटा सा गैप वहां क्रिएट हुआ था, पर उस सिंगल गैप से एक इतनी डार्क और डिस्ट्रक्टिव फोर्स बाहर निकली जिसने आसपास के स्पेस को लिटरली शैटर कर दिया। ब्लैक लाइटनिंग के हजारों बोल्ट्स हवा में क्रैकल करने लगे। उस क्रैक के अंदर से 2 जायंट बर्निंग रेड आइज बाहर की तरफ ग्लेयर करने लगी, जिनकी नजर सीधे उस रिवर बैंक पर खड़े शाओ चेन पर जा रुकी। उन आंखों में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ प्योर अनअडल्टरेटेड मौत और डिस्ट्रक्शन की कशिश थी। उन आंखों को देखते ही शाओ चेन के दिमाग में एक पियर्सिंग पेन हुआ और उसकी आंखों से ब्लड की हल्की लकीरें निकल आई। मेरा आखिरी समय, क्या यही लिखा है? शियाओ चैन के दिमाग में यह ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर छिपे पूरे वॉरियर स्पिरिट ने इस नेगेटिविटी को क्रश कर दिया। उसने अपनी स्वॉर्ड को आसमान की तरफ उठाया और उस सुप्रीम मौत की आंखों में सीधा देखते हुए अपना फाइनल स्टांस ले लिया। उस कॉफिन के अंदर से एक डीप वाइब्रेटिंग वॉइस आई जिसने पूरे अंडरग्राउंड वर्ल्ड को झंझोड़ कर रख दिया। Thousands of years, एक ह्यूमन मेरी नींद तोड़ने आया है। वो वॉइस इतनी हैवी थी कि उसके साउंड वेव्स ने शियाओ चैन को फिजिकली पीछे धकेल दिया और उसके पैरों के नीचे की जमीन क्रैक हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? क्या शियाओ चैन उस एंशिएंट और सुप्रीम लॉर्ड के राज से जिंदा बच पाएगा, या फिर उसकी औकात भी उस कॉर्प्स ओशन में बाकी कॉर्प्सेस की जैसी हो जाएगी? क्या उसका एंसेस्टर गॉड बैटल आर्मर उसे इस अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन से बचा सकेगा? ये सब और भी राज खुलेंगे आगे की कहानी में। पिछले एपिसोड के आखिरी पलों में जब उस सुप्रीम ब्लैक कॉफिन का लिड थोड़ा सा खिसका था और उसमें से झांकती हुई उन 2 जलते हुए लाल आंखों ने शियाओ चैन को घूरा था, तब ऐसा लगा था जैसे वक्त और मौत दोनों एक ही जगह आकर रुक गए हों। Thousands of years, एक ह्यूमन मेरी नींद तोड़ने आया है। ये आवाज सीधे शियाओ चैन की रूह को छलनी कर रही थी। उसने अपनी स्वॉर्ड उठाकर आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर लिया था, पर अगले ही सेकंड वो सफोकेटिंग डेथली ऑरा अचानक से हवा में डिसॉल्व होने लगा। वो जायंट ब्लैक स्टोन कॉफिन का लिड एक भारी मेटालिक आवाज के साथ वापस बंद हो गया और वो रेड आईज उस खुप अंधेरे में वैनिश हो गई। शियाओ चैन की सांसें तेज चल रही थी। उसे तुरंत रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअल फिजिकल अवेकनिंग नहीं थी, बल्कि उस सुप्रीम एंटिटी की एक रेजिडुअल साइकिक वेव थी, एक वार्निंग थी जो उस कॉफिन से लीक हुई थी। असली मौत अभी पूरी तरह से नहीं जागी थी, पर इससे पहले कि शियाओ चैन राहत की सांस ले पाता, उसके ठीक पीछे से एक ऐसी ग्रूसम और सिनिस्टर आवाज आई जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे जिंदा छीलोगे? तुम्हारी औकात नहीं है लोली वर्म। ये आवाज उस येलो कॉप्स रिवर के किनारे पड़े उस क्रश्ड रैट मॉन्स्टर की थी, जिसे शियाओ चैन ने अपने हेवनली स्टील के अटैक से जमीन में गाड़ दिया था। शियाओ चैन पीछे मुड़ा तो उसने एक बेहद घिनौना नजारा देखा। उस मॉन्स्टर का क्रश्ड फ्लैश और टूटी हुई हड्डियां आपस में जुड़ने लगी थी। असल में ये आवाज उस रैट मॉन्स्टर की नहीं, बल्कि उस अदर वर्ल्डली एंसेस्टर गॉड बाबुला की थी, जिसने इस मॉन्स्टर की बॉडी को पजेस किया हुआ था। बाबुला का घमंड और उसकी डार्क एनर्जी उस टूटी हुई बॉडी से बाहर निकल रही थी, जैसे वो शियाओ चैन की इस छोटी सी जीत का मजाक उड़ा रहा हो। बाबुला समझ चुका था कि इस ह्यूमन को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, इसीलिए उसने अपनी बची कुची सारी डार्क डिवाइन पावर को एक साथ चैनल करना शुरू कर दिया। लेकिन शियाओ चैन अब कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं था। उसके पूरे जिस्म से एक बाउंडलेस गोल्डन रेडियंस इरप्ट हुई, जैसे उसके अंदर एक सूरज फट पड़ा हो। उसकी आंखों में एक ऐसी बर्निंग रिजॉल्व थी जो किसी भी गॉड या डीमन को भस्म कर दे। तुम्हारी ये अनडाइंग बॉडी आज यहीं राख बनेगी। शियाओ चैन ने एक डेफनिंग रोर के साथ अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। उसी पल पूरे अंडरग्राउंड पैलेस की हवा भारी हो गई और वॉइड में से एक के बाद एक 6 मैसिव हेवनली स्टील्स की एंशिएंट इमेजेस मैनिफेस्ट होने लगी। ये शियाओ चैन के रीबर्थ के बाद पहली बार था जब उसने 6 हेवनली स्टील्स को एक साथ समन किया था। ये कोई ऑर्डिनरी प्रोजेक्शन नहीं था। इन स्टील्स के ऊपर बने हुए प्राइमोर्डियल पैटर्न जिंदा लग रहे थे और उनसे निकलने वाली सुप्रीम सप्रेसिव पावर इतनी वास्ट थी कि खुद बाबुला जैसे अदरवर्ल्डली एंसेस्टर गॉड की रीह भी एक पल के लिए कांप उठी। बिना 1 सेकंड गवाए वो 6 विशाल हेवनली स्टेल्स चारों दिशाओं में जमीन पर आकर क्रैश हुई और उन्होंने बबुला को अपने सेंटर में पूरी तरह से ट्रैप कर लिया।
ये एक फ्लॉलेस और इम्पेनेट्रेबल केज था जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। बूम! एक दिल दहला देने वाला धमाका हुआ जब इन स्टेल्स ने अपनी डिवाइन पावर को एक साथ रिलीज किया। उस पावर के प्रेशर से बबूला के मुंह से सीधा ब्लैक ब्लड का एक फाउंटेन निकल पड़ा। हेवनली स्टेल्स! बबूला डर और शॉक में चिल्ला उठा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के पास इतनी एंशिएंट और टेरिफाइंग टेक्निक हो सकती है। उसने अपनी बॉडी के हर एक ब्लड एसेंस को इग्नाइट कर दिया और अपनी बची हुई पावर को ब्लास्ट किया ताकि वो इस केज से बाहर निकल सके। पर वो स्टेल्स 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। और जैसे ही बाबूला इस केज में लॉक हुआ, शाओ चेन ने अपनी उंगलियों से इशारा किया और उसकी 13 ग्लोइंग सोर्ड्स बिजली की तेजी से उस सील्ड स्पेस के अंदर शूट हो गईं। वो सील्ड स्पेस इतना नैरो और टाइट था कि बाबूला के पास डॉज करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। स्वॉर्ड्स की डैज़लिंग लाइट ने उस पूरे अंधेरे केज को रोशन कर दिया और फ्फ फ्फ की लगातार आवाजें आने लगीं। हर एक सेकंड में वो ग्लोइंग सोर्ड्स बाबूला के उस रैट लाइक मॉन्स्टरस बॉडी को बुरी तरह स्लैश कर रही थीं। उस डार्क मॉन्स्टर के फ्लैश और मसल फाइबर्स हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। बाबूला दर्द से पागल होकर एक फियर्स रोर लगा रहा था। उसकी बॉडी पर ऐसी डार्क और मैलेवलेंट एनर्जी सर्ज हुई जैसे उसके जिस्म के अंदर कोई हॉर्न्ड ड्रैगन रेंग रहा हो। पर इस सब के बावजूद वो उन अनसीसिंग स्वॉर्ड अटैक्स को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा था। कुछ ही पलों के अंदर वो 13 स्वॉर्ड्स किसी मौत की चक्की की तरह घूमने लगी और उन्होंने उस घिनौने बाबूला की बॉडी को 8 अलग अलग टुकड़ों में काट कर रख दिया। वहां उस नैरो केज के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ ब्लड मिस्ट यानी खून का एक घना धुआं भर चुका था। बाबूला का घमंड अब पूरी तरह से टूट चुका था। एक टाइम था जब वो एक यूनिवर्स एनलाइटेंड एंसेस्ट्रल गॉड हुआ करता था, जिसकी सिर्फ एक प्रेजेंस से हजारों लोग घुटने टेक देते थे। और आज एक ह्यूमन ने उसकी बॉडी को टुकड़ों में काटकर एक ब्लड मिस्ट में बदल दिया था। ये ह्यूमिलिएशन, ये दर्द उसके लिए मौत से भी बड़ा था। लेकिन शाओ चेन के चेहरे पर रत्ती भर भी रहम नहीं था। उसका टारगेट सिर्फ उस मॉन्स्टर को मारना नहीं था, बल्कि इस अदर वर्ल्डली थ्रेट को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देना था। बूम बूम। अगले ही पल उन 6 हेवनली स्टील्स ने जोर से वाइब्रेट करना शुरू किया। वो स्टील्स धीरे धीरे सेंटर की तरफ, यानी जहां बबूला की डिसमेंबर्ड बॉडी की मिस्ट थी, उस तरफ प्रेस होने लगी। इस प्रेसिंग फोर्स से एक इतनी अनइमेजिनेबली वास्ट पावर जनरेट हुई कि पूरा अंडरग्राउंड पैलेस बुरी तरह से हिलने लगा। वो शॉक वेव्स इतनी खतरनाक थीं कि हजारों मीटर्स दूर तक जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी। यहां तक कि पीछे बहती हुई वो इविल येलो कॉर्प्स रिवर में भी हाहाकार मच गया और उसमें से मॉन्स्ट्रस वेव्स उठने लगी। आसपास के वो रेडिश ब्राउन माउंटेन्स, जिन पर कोई डिवाइन पावर का प्रोटेक्शन नहीं था, वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाए और रंबल करते हुए दर्जनों माउंटेन्स एक ही झटके में कोलैप्स होकर राख बन गए। ये डिस्ट्रक्शन का सीन बता रहा था कि जाओ चेन की ये टेक्निक किस लेवल की टेरिफाइंग थी। उस क्रशिंग प्रेशर के बीच बबूला की आखिरी चीख गूंजी, तुम्हारे हाथ हमारे एंसेस्टर गॉड्स के खून से संगे हुए हैं। मैं तुम्हें इसका अंजाम भुगतने पर मजबूर कर दूंगा। लेकिन शाओ चेन की आंखों में सिर्फ एक कोल्ड और पियर्सिंग रेज थी। उसने बिटरली जवाब दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? तुमने यू चाओ क्लैन के एंसेस्टर गॉड को धोखा दिया, उनका खून बहाया और मार्शल एंसेस्टर के खिलाफ कंस्पिरेसी की। आज तुम्हारी कोई औकात नहीं बची है। बबूला, जो अब सिर्फ एक ब्लड मिस्ट के रूप में था, उसने कर्स करते हुए कहा, लोली इंसेक्ट, मैं इस दुनिया की धरती को फाड़ दूंगा, आसमान को डुबा दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए इटर्नल सफरिंग दूंगा। मैं इमॉर्टल हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। पर शाओ चेन का इरादा पत्थर जैसा था। उसने कोल्डली शाउट किया, अगर तुम सच में एंसेस्टर गॉड होते तो चूहों का शिकार नहीं बनते। अब चुपचाप अपनी मौत को गले लगाओ। रिफाइन फॉर मी। शाओ चेन का ये कमांड सुनते ही उन 6 हेवनली स्टील्स की चमक और भी ज्यादा ब्लाइंडिंग हो गई। उनसे एक एंशिएंट डेसोलेट ऑरा रिलीज होने लगा, जिसने उस केज को पूरी तरह से एक फर्नेस में बदल दिया। उन स्टील्स पर बने एनग्रेव्ड पैटर्न्स अब बिल्कुल जिंदा होकर हवा में फ्लोट करने लगे और उस ब्लड मिस्ट को चारों तरफ से एनवेलप कर लिया। की आवाज पूरे कैवर्न में गूंजने लगी, जैसे किसी गर्म तवे पर पानी पड़ रहा हो। वो पूरी ब्लड मिस्ट अब धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगी और वहां से थिक व्हाइट स्मोक उठने लगा। शाओ चेन उस इविल एनर्जी को कंप्लीटली रिफाइन कर रहा था।
ये देखकर बाबूला पहली बार सच में डर गया और उसने कर्स करना छोड़कर डेस्परेशन में चिल्लाना शुरू कर दिया, डैम इट, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन शाओ चेन ने उसकी एक ना सुनी। उसकी 13 सॉर्ड्स अब उस केज के अंदर एक कॉम्प्लेक्स और डिवाइन सॉर्ड फॉर्मेशन बना चुकी थी, जो उस ब्लड वाटर को लेयर बाय लेयर फिल्टर करके जलाती जा रही थी। ये कोई आम बैटल नहीं थी, ये एक ग्रूलिंग टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस था। हालांकि बबूला ट्रैप हो चुका था, पर उसकी रेमनेंट डिवाइन एनर्जी लगातार उन स्टीलेस पर अंदर से अटैक कर रही थी, जिससे वो स्टीलेस कई बार वायलेंटली शेक होती और टिल्ट होने लगती। पर शाओ चेन अपनी जगह पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह क्रॉस लेगेड बैठा था, बिना हिले, बिना पल के झपकाए। उसके जिस्म से निकलने वाला गोल्डन ऑरा उस कैवर्न को रोशन कर रहा था। 1 घंटा बीता, बबूला की चीखें थोड़ी कमजोर हुई। फिर 2 घंटे बीते और शाओ चेन के माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगी। ये 6 स्टीलेस को मेंटेन करना इतना ज्यादा एसेंस एनर्जी कंज्यूम कर रहा था कि शाओ चेन की बॉडी अपनी लिमिट्स पुश कर रही थी। उसे रियलाइज हो रहा था कि वो जल्दी ही ड्रेन हो जाएगा, इसलिए उसने तुरंत अपने 7 कलर्ड सीक्रेट ट्री को समन किया। उस पेड़ से झड़ते हुए रेनबो कलर्ड डिवाइन लाइट्स ने उसकी बॉडी में एंटर करके उसकी स्ट्रेंथ को वापस रिप्लेनिश करना शुरू कर दिया और उसने उस रिफाइनिंग प्रोसेस को रुकने नहीं दिया। पूरा 6 घंटे बीत जाने के बाद आखिरकार उस केज के अंदर से आने वाली बबूला की वो एगनाइजिंग चीखें हमेशा के लिए शांत हो गई। उन 6 हेवनली स्टील से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। वहां सिर्फ एक मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। उस राक्षस का फ्लैश, ब्लड और बोन्स पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे। वहां कुछ भी नहीं बचा था। शाओ चेन ने एक लंबी और थकी हुई सांस छोड़ी। उसकी बॉडी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उन स्टील्स को डिसिपेट होने का कमांड दिया। वो एंशिएंट स्टील्स वायलेंटली शेक हुई और हवा में ब्लर होकर हमेशा के लिए गायब हो गई, जैसे वो वापस अपने इममेमोरियल एरा में लौट गई हो। आखिरकार मैंने इस थ्रेट को रिफाइन कर दिया, शाओ चेन ने खुद से कहा, और उसकी 13 सोर्ड्स वापस आकर उसके आसपास फ्लोट करने लगी। पर उसकी ये जीत की खुशी अगली ही सेकंड एक भयंकर झटके में बदल गई। जैसे ही स्टेल्स क्लियर हुई, उस खाली स्पेस में अचानक एक ब्लाइंडिंग व्हाइट फ्लैश हुई। जमीन के अंदर से एक टेरिफाइंग व्हाइट स्केलेटन, जिसके 8 मकाब्र स्पाइडर लेग्स जैसे बोन स्पीयर्स और एक डेडली स्कॉर्पियन टेल थी, उसने एक धमाके के साथ जमीन फाड़ दी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस राख के बीच में से एक फिस्ट साइज्ड, मुट्ठी के बराबर ब्लड बॉल, जो ऐसी चमक रही थी जैसे वो प्योर ईवल और मौत से बनी हो, वो गोली की स्पीड से उड़ती हुई आई और सीधे उस स्केलेटन के स्कल खोपड़ी के अंदर जा घुसी। लोली इंसेक्ट, तुम मुझे नहीं मार सकते। बबूला की वही ठंडी और ग्रूसम आवाज एक बार फिर उस कैवर्न में गूंज उठी। शाओ चेन समझ गया कि उसने बबूला की फ्लैश बॉडी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, पर ये ब्लड बॉल उस अदर वर्ल्डली एंसेस्टर गॉड का प्योरेस्ट ब्लड और फ्रैगमेंटेड सोल था, जिसने उस इमॉर्टल स्केलेटन को ढूंढकर उसे अपना नया फिजिकल वेसल बना लिया था। बाबूला अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में आ चुका था, क्योंकि अब उसके पास वो इनडिस्ट्रक्टिबल एंसेस्टर गॉड का स्केलेटन था, जिसे रिफाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बाबूला एक अनकंट्रोलेबल वाइल्ड लाफ्टर के साथ हंसने लगा। तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे उन स्टेल्स में दोबारा फंसा लोगे? वो ट्रिक मुझ पर 2 बार काम नहीं करेगी, शाओ चेन ने बिना डरे जवाब दिया। तो क्या? मैं तुम्हें दोबारा रिवाइंड कर दूंगा। बाबूला अपने इस नए पावरफुल फॉर्म में इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसने इग्नोर करते हुए आराम से मुड़कर उस येलो कॉप्स रिवर की तरफ देखा। पर जैसे ही उस स्केलेटन ने अपना बोनी हाथ उस ईवल कॉप्स वाटर में डाला और थोड़ा सा पानी हाथ में लिया, एक ऐसी चीज हुई जिसकी शाओ चेन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उस कॉप्स वाटर ने बाबूला के बोन्स को टच किया, वो पावरफुल अदरवर्ल्डली एंसेस्टर गॉड, जो अभी कुछ सेकंड पहले शाओ चेन का मजाक उड़ा रहा था, वो किसी डरे हुए बच्चे की तरह पीछे की तरफ स्टैगर हुआ। उसके स्केलेटन हैंड्स बुरी तरह कांप रहे थे और पानी जमीन पर गिर गया। उसके आई सॉकेट से निकलने वाली लाइट में एक एक्सट्रीम और अनडिनाइबल टेरर साफ झलक रहा था। बाबूला की नजर सीधे उस रिवर के अपस्ट्रीम की तरफ चली गई, वही डायरेक्शन जहां कुछ घंटे पहले शाओ चेन ने उस सुप्रीम ब्लैक कॉफिन को देखा था। उस एक पल में बाबूला की आंखों में डिस्गस्ट, जॉय, हेट्रेड और सबसे बढ़कर प्योर अनअडल्टरेटेड फियर दिखाई दिया। लोली इंसेक्ट, बाबूला की आवाज अब स्लाइटली कांप रही थी। हम इस लड़ाई को कहीं और लेकर जाएंगे,
क्योंकि अगर हमने यहां और शोर मचाया और उस कॉप्स रिवर के आखिरी छोर पर सो रहा वो शख्स जाग गया तो हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बाबुला की इस बात ने शाओ चेन के अंदर छिपे उस डर को वापस जिंदा कर दिया, क्योंकि अब उसे कंफर्म हो चुका था कि उस कॉफिन में मौजूद एंटिटी सच में इस पूरी दुनिया के हर एग्जिस्टेंस से ऊपर है। बाबुला एक इल्यूजन की तरह ब्लर हुआ और उसने इंस्टेंटली सरफेस की तरफ टेलीपोर्ट कर लिया। शाओ चेन भी पीछे नहीं हटा, उसने अपनी ऑक्टैटिक एक्सट्रीम स्पीड का यूज किया और उसके पीछे पीछे अर्थ को चीरते हुए ऊपर की तरफ शूट कर गया। पर जैसे ही शाओ चेन सरफेस पर पहुंचा, जमीन से एक मैसिव 30 माइल्स लंबी ब्लड रेड लाइट बीम इरप्ट हुई और सीधा शाओ चेन को स्वॉलो कर गई। ये बाबुला का एक ब्रूटल स्नीक अटैक था। वो अटैक इतना पावरफुल था कि उसके इंपैक्ट से आसपास की दर्जनों माउंटेन्स इंस्टेंटली राख में बदल गए। शाओ चेन हवा में डीपली नॉकबैक हुआ और उसकी मुंह से खून निकल गया। अगर उसके पास एंसेस्टर गॉड बैटल आर्मर नहीं होता तो वो वहीं इंस्टेंटली वेपराइज हो जाता। शाओ चेन ने अपने ब्लड को पोंछा और हवा में रुककर बाबुला को घूरा। तुम्हारा ये आर्मर तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बाबुला ने रोर किया और अपना राइट आर्म हवा में उठाया। अगले ही पल उसके हाथ में एक एंशिएंट इमेंस ब्लड रेड स्पीयर फॉर्म होने लगी, जिसमें से ऐसी मॉन्स्ट्रस ब्लड की निकल रही थी जिसने पूरे आसमान को लाल रंग में रंग दिया। ये ग्रेट डिस्ट्रक्शन स्पीयर का फैंटम था, एक ऐसी लेजेंडरी वेपन जिसने पास्ट में कई एंसेस्टर गॉड्स का खून पिया था। ये स्पीयर इस दुनिया को छेदने की ताकत रखती है, बाबुला ने घमंड से चिल्लाया। पर शाओ चेन एक वॉर गॉड की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे पास इसका असली रूप बुलाने की औकात कहां है? मैं आज उन एंसेस्टर गॉड्स का बदला लूंगा। एक ब्लाइंडिंग क्लैश के साथ बाबुला और शाओ चेन हवा में टकराए। स्वॉर्ड और स्पीयर के कोलिजन से निकलने वाली शॉकवेव ने ग्राउंड पर 100 माइल्स की एरिया को कंप्लीटली राख कर दिया। दोनों एक्सपर्ट्स पीछे की तरफ नॉकबैक हुए, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे क्या शाओ चेन इस फैंटम स्पीयर की डेडली पावर को मात दे पाएगा? जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड में। वहीं दूसरी तरफ हवा में एक ऐसी भयंकर टक्कर हुई जिसने पूरे अंडरग्राउंड वर्ल्ड की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। पिछले एपिसोड के आखिरी पलों में हमने देखा था कि कैसे जियाओ चेन और अदर वर्ल्डली एंसेस्टर गॉड बाबुला के बीच एक सैवेज लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल शुरू हो चुकी थी। जैसे ही जियाओ चेन की ग्लोइंग सोर्ड्स और बाबुला के हाथ में मौजूद वो फैंटम ग्रेट डिस्ट्रक्शन स्पीयर आपस में टकराई, वहां से एक ऐसी ब्लाइंडिंग और टेरिफाइंग शॉकवेव निकली जो लगभग 100 माइल्स के एरिया को राख में बदल चुकी थी। आसपास मौजूद हंड्रेड्स ऑफ रेडिश ब्राउन माउंटेन्स जो हजारों सालों से वहां खड़े थे, वो इस डिवाइन कोलिजन के प्रेशर में तिनके की तरह हवा में उड़ गए और पल्वराइज होकर फाइन डस्ट में कन्वर्ट हो गए। एक पल के लिए वहां का पूरा एनवायरनमेंट एक डेड साइलेंस और ब्लाइंडिंग लाइट से भर गया। जियाओ चेन के सर पर मौजूद 7 कलर्ड सीक्रेट ट्री अपनी फुल रेडियंस के साथ ग्लो कर रहा था और उस पेड़ के अंदर छिपा एंसेस्टर गॉड का एसेंस एक ब्लेजिंग सन की तरह हवा में डिवाइन एनर्जी रेडिएट कर रहा था। वो लाइट इतनी प्योर थी कि उसने बाबुला की उस ब्लड रेड स्पीयर की डार्क ऑरा को सप्रेस करना शुरू कर दिया था, जैसे रोशनी अंधेरे को निकल रही हो। लेकिन बाबुला, जो एक टाइम पर यूनिवर्स एनलाइटेंड एंसेस्टर गॉड हुआ करता था, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। हालांकि दोनों वॉरियर्स एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी फिजिकल बॉडीज लगभग एक दूसरे से टकरा रही थी, बाबुला की आंखों में एक विशियस और कोल्ड चमक थी। तुम्हारी कोशिश अच्छी है, बाबुला ने एक ठंडी और मॉकिंग आवाज में कहा, पर बदकिस्मती से तुम्हारा पावर लेवल अभी बहुत वीक है। तुम इस सीक्रेट ट्री का ट्रू पोटेंशियल बाहर निकालने के लायक नहीं हो। अगर तुम्हारी जगह फूक्सी या स्वीरेंची मेरे सामने खड़े होते तो शायद बात कुछ और होती, पर तुम सिर्फ एक कीड़े हो। ये सुनकर शाओ चेन के चेहरे पर डर का कोई नमो निशान नहीं था, बल्कि उसके होठों पर एक बैडएस स्माइल आ गई। अगर फूक्सी या मार्शल एंसेस्टर यहां होते तो तुम डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देते और दुम दबाकर भागते। तुम तो सिर्फ एक हाफ डेड रूह हो जो इस हड्डियों के ढांचे में छिपकर अपनी जान बचा रही है। तुम्हें मारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। शाओ चेन का ये फियरलेस एटीट्यूड किसी भी आम मार्शल आर्टिस्ट के बस की बात नहीं थी। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए शियाओ चेन ने अपना काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और जमीन और आसमान के बीच एक भारी रंबलिंग साउंड गूंजने लगी। सप्रेस! उसने जोर से शाउट किया और वॉइड को चीरते हुए एक के बाद एक 6 मैसिव हेवनली स्टील्स की एंशिएंट इमेजेस हवा में फॉर्म होकर सीधा बबूला पर ड्रॉप होने लगी। पर इस बार बबूला भी तैयार था।
उसने अपनी बोन चिलिंग आवाज में रोर किया, ग्रेट डिस्ट्रक्शन वॉर स्पीयर पियर्स थ्रू द वर्ल्ड। उसके हाथ की वो एंशिएंट ब्लड स्पीयर एक ऐसी डार्क और डिमोनिक पावर से इरप्ट हुई कि आसपास के 100 माइल्स का एरिया कंप्लीटली रेड ब्लड वर्ल्ड में तब्दील हो गया। पूरा एटमॉस्फेयर मौत की बूंद बूंद से भर गया। बबूला ने उस स्पीयर को अपवर्ड थ्रस्ट किया और उस 8 अकेले अटैक ने उन मैसिव हेवनली स्टील्स की फॉलिंग फोर्स को हवा में ही ब्लॉक कर दिया। यही नहीं, स्पीयर का प्रेशर इतना एक्सट्रीम था कि उसने धीरे धीरे उस रेनबो कलर्ड सेक्रेड ट्री को भी अपवर्ड पुश करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर शियाओ चैन का एक्सप्रेशन थोड़ा टाइट हो गया। मैं इस दुनिया में अनपैरेलल्ड हूं। एक ऑर्डिनरी एंट की हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? अब अपने मौत का स्वाद चखो। बबूला गुस्से से पागल हो रहा था। उसके पूरे स्केलेटन से एक डार्क डेमोनिक फ्लेम बर्स्ट आउट हुई। उसके स्कल के अंदर छिपा वो एंसेस्टर गॉड का ब्लड अचानक से एक्टिवेट हो गया और उसने उस पूरे स्नो व्हाइट स्केलेटन को इंस्टेंटली एक ब्लड रेड क्रिस्टलाइन अगेट में रंग दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना टेरिफाइंग था कि वहां सिर्फ और सिर्फ मौत की लाल रोशनी ही नजर आ रही थी। उस रेड अगेट स्केलेटन ने एक ऐसी टिरानिकल डिवाइन पावर रिलीज की जो सीधे 9 हेवंस को भी हिला सकती थी। बूम! उस स्पीयर से डजन से ज्यादा एक्सट्रीम एनर्जी वेव्स एक साथ निकली और उन्होंने डायरेक्टली शाओ चैन के डिफेंस को शैटर कर दिया। ये एक ऐसी फोर्स थी जिसे रोकना किसी हाफ स्टेप एंसेस्टर के बस की बात नहीं थी। वो एनर्जी सीधे शाओ चैन के चेस्ट पर स्लैम हुई, जिससे सेक्रेड ट्री, उसकी 27 सॉर्ड्स और वो 6 हेवनली स्टील्स सब कुछ हवा में स्कैटर हो गया। वो इम्पैक्ट इतना ब्रूटल और डेविस्टेटिंग था कि शाओ चैन किसी कैनन बॉल की तरह हवा में पीछे की तरफ उड़ता चला गया। उसने हवा में कई बार ब्लड वॉमिट किया। उसका एंसेस्टर गॉड बैटल आर्मर हालांकि शैटर नहीं हुआ था, पर उस स्पीयर का इंटरनल शॉकवेव आर्मर को बाईपास करके सीधे उसकी बॉडी को हिट कर रहा था। शाओ चैन को क्लियरली फील हुआ कि उसके चेस्ट की एटलीस्ट 7 या 8 पसलियां ब्रेक हो चुकी हैं और उसके इंटरनल ऑर्गन्स वायलेंटली शेक हो गए हैं। ये उसके सफर में अब तक की सबसे बुरी डिफीट थी। जब से उसने अपने कल्टीवेशन में नए लेवल्स हासिल किए थे और हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर्स को हराया था, तब से वो लगातार इनविंसिबल फील कर रहा था। असुरा हाफ स्टेप मार्शल एंसेस्टर या स्केलेटन सॉवरेन किंग को हराना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था, पर आज इस अदर वर्ल्डली बैबुला से मार खाने के बाद उसे रियलिटी का पता चल गया था। उसे रियलाइज हो गया था कि 4th या 5th हेवन के हाफ स्टेप एंसेस्टर्स के बीच भी ऐसे टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स मौजूद हैं जो एक ऑर्डिनरी एक्सपर्ट को इंसेक्ट की तरह क्रश कर सकते हैं। वो अभी पीक एक्सपर्ट बनने से बहुत दूर था। पूरे 30 किलोमीटर दूर जाकर शाओ चैन उस क्रश्ड स्टोन फॉरेस्ट के अंदर एक हैवी क्रैश के साथ जमीन पर गिरा, जहां उसकी बॉडी ने जमीन के अंदर एक लंबा ह्यूमन शेप्ड क्रेटर बना दिया। पर बबूला उसे चैन से मरने की इजाजत कहां देने वाला था। स्पेशल श्रिंकिंग, बबूला ने कोल्ड टोन में कहा, और उसकी बॉडी एक ब्लडी बीम ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर इंस्टेंटली टेलीपोर्ट होने लगी। वो हर सेकंड में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था। तुम्हारा फ्लैश डिस्ट्रॉय होगा, तुम्हारी सोल राख बनेगी, और तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। बबूला की डार्क आवाज हवा में गूंज रही थी, पर शाओ चैन का विल पावर उसके ब्रोकन बॉडी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, पर उसने अपने पैर जमीन पर फर्मली प्लांट किए और वापस खड़ा हो गया। अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम मुझे मारोगे, और अगर मैं स्ट्रांग हूं तो मैं तुम्हें मारूंगा। आज बात बस इतनी सी है। शाओ चैन ने एक फियरलेस रोर दी और अपने बचे हुए स्पिरिचुअल एसेंस को एक्सट्रीम पीक पर बर्न करना शुरू कर दिया। शाओ चैन का पूरा शरीर एक ब्लाइंडिंग गोल्डन सन की तरह ग्लो करने लगा। उसने बिना कोई टूल या वेपन लिए डायरेक्टली बेयर हैंडेड उस मौत के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया, जबकि उसकी बाकी बैटल सोर्ड्स उसके आसपास अग्रेसिवली होवर कर रही थी। तो फिर दुनिया से मिट जाओ, बबूला ने चिल्लाते हुए अपना ग्रेट डिस्ट्रक्शन स्पीयर सीधा शाओ चैन के गले की तरफ थ्रस्ट किया। जहां जहां स्पीयर जा रहा था वहां का स्पेस कंप्लीटली कोलैप्स हो रहा था और टाइम फ्रीज होने लगता था। पर ठीक उसी सेकंड शाओ चैन ने अपना फाइनल ट्रम्प कार्ड यूज किया। बूम! उसके पीछे से वापस वो एंशिएंट 6 हेवनली स्टील्स बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में आसमान से नीचे क्रैश होने लगी। इस बार उन स्टील्स पर बने एनग्रेव्ड पैटर्न्स बिल्कुल जिंदा लग रहे थे और उनमें से एक प्राइमोर्डियल एरा का डेसोलेट ऑरा फ्लड हो रहा था। पहला स्टील सप्रेस। शाओ चैन ने अपना राइट हाथ नीचे किया और फर्स्ट स्टील एक ह्यूज माउंटेन की तरह बबूला पर गिरी। बबूला ने अपनी स्पीयर को टिल्ट करके उसे ब्लॉक तो किया, पर वो हैवी इंपैक्ट उसे 10 कदम पीछे धकेल गया। दूसरा स्टील सप्रेस। शाओ चैन की आवाज किसी वॉर गॉड की तरह गूंजी,
स्टील के गिरते ही स्पेस में दरारें पड़ने लगी। बबूला ने अपने डार्क मैजिक और डिमोनिक फ्लेम्स को अपने स्पीयर में चैनल किया और एक ब्लड कर्डलिंग शाउट के साथ उस सेकंड स्टील को फोर्सफुली पंच किया। बस स्पीयर हेवीली बेंड हुई, पर उसने दूसरे स्टील को भी हवा में फ्लिप कर दिया। तीसरा स्टील ड्रॉप। शाओ चैन का रिलेंटलेस बैरेज रुक नहीं रहा था। जब थर्ड स्टील गिरी तो वहां से एक ऐसी डेफनिंग क्लैंगिंग साउंड आई जो किसी भी इमॉर्टल रेल्म एक्सपर्ट के ईयर ड्रम्स को डायरेक्टली फाड़ देने के लिए काफी थी। ओपन फॉर मी, बबूला ने रोर किया और तीसरे को भी पीछे धकेल दिया। पर अगले ही सेकंड चौथा, पांचवा और छठा एक साथ सप्रेस। शाओ चैन की आखिरी स्ट्रेंथ के साथ बाकी तीनों स्टील्स एक साथ कंबाइन होकर आसमान से एक अल्टीमेट डिवाइन जजमेंट की तरह गिरी। ये अटैक इतना ज्यादा ओवरपावरिंग था कि एंशिएंट फॉर्मेशन होने के बावजूद बबूला की ग्रेट डिस्ट्रक्शन स्पीयर कचाक की आवाज के साथ बीच से 2 टुकड़ों में टूट गई और वो छठा स्टील सीधे उसके स्केलेटन पर क्रश हुआ, उस जाइंट बॉडी को जमीन के हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स डीप बेरी करते हुए। शाओ चैन की सांसें बहुत भारी हो चुकी थीं। इस 6 स्टील अटैक ने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को लगभग पूरी तरह ड्रेन कर दिया था। अगर रेनबो कलर्ड सीक्रेट ट्री लगातार उसकी बॉडी में डिवाइन एनर्जी पंप ना कर रहा होता तो वो अब तक फेंट हो चुका होता, लेकिन मौत अभी टली नहीं थी। बैंग! एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ जमीन फटी और बाबूला किसी डरावने नाइटमेयर की तरह दोबारा बाहर निकल आया। उसका स्केलेटन बिल्कुल अनडैमेज था और उसने अपने राइट हैंड में एक ब्रांड न्यू ग्रेट डिस्ट्रक्शन स्पीयर कंडेंस कर ली थी। मैं 10,000 जनरेशंस तक डिके नहीं हूंगा, मैं हमेशा के लिए इमॉर्टल हूं। बाबूला किसी साइको की तरह हंस रहा था। उसने दोबारा से वही स्पीयर अटैक किया जिसके सामने एग्जॉस्टेड शाओ चैन रिएक्ट नहीं कर पाया। बूम! शाओ चैन वापस हवा में उड़ते हुए 20 किलोमीटर दूर जा गिरा। बाबूला एक डिमोनिक किंग की तरह स्लोली स्टेप करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। बाबूला का ये एटीट्यूड बता रहा था कि उसने अब तक अपने अपोनेंट के साथ सिर्फ एक खेल खेला था। जब बबूला शाओ चैन के पास पहुंचा तो उसने अपनी स्पीयर उठा ली। तुम्हारी बैटल टेक्निक्स और डिवाइन वेपन्स दोनों अमेजिंग हैं, बबूला ने ऊपर से नीचे देखते हुए कोल्ड वॉइस में मॉक किया, लेकिन तुम्हारा अपना रॉ पावर बहुत ही पैथेटिक है। अंत, अब मरने का टाइम आ गया है। पर शाओ चैन की आंखों में अभी भी मौत का डर नहीं था। उसने धीरे से अपना सेक्रेट ट्री उठाया और तभी उसने अपनी बॉडी के एक हिडन एक्यूपॉइंट से एक छोटी सी जेड बॉटल बाहर निकाली। बिना हेजिटेट किए उसने उस बॉटल से एंसेस्टर गॉड्स ब्लड की कुछ ड्रॉप्स निकालकर सीधे उस रेनबो सेक्रेट ट्री पर स्मीयर कर दी। ये देखते ही बबूला की हॉलो आंखों में एक सडन शॉक फ्लैश हुआ। एंसेस्टर गॉड का खून? तुम्हारे पास ये कैसे हो सकता है? पर इससे पहले कि बबूला रिएक्ट करता, उस पेड़ के अंदर बैठे एंसेस्टर गॉड के एसेंस ने उस ब्लड को सेंस कर लिया और एक इनक्रेडिबल रेजोनेंस क्रिएट हुई। पूरा पेड़ एक डिवाइन सॉर्ड की तरह एक्ट करने लगा जिसने आसपास की हवा को भी इवेपोरेट कर दिया। शाओ चैन ने उस अल्टीमेट ग्लोइंग ट्री को किसी हेवी मेस की तरह हवा में स्विंग किया। रिप! एक ऐसी पियर्सिंग साउंड आई जैसे हवा के टुकड़े हो रहे हों। ये एंसेस्टर गॉड्स ब्लड से इन्फ्यूज्ड अटैक सीधे बाबूला की नई स्पीयर से जा टकराया और उस स्पीयर को इंस्टेंटली डस्ट में शैटर कर दिया। साथ ही उस इंपैक्ट ने बाबूला के जायंट स्केलेटन को हवा में उड़ा दिया और उसे दूर फेंक दिया। शाओ चैन गुस्से में उसके पीछे भागा और उस ट्री से बाबूला को लगातार स्लैम करना शुरू कर दिया, जिससे उस स्केलेटन के अंदर क्रीक की आवाजें आने लगी। तुमने मेरी डिग्निटी को क्रॉस कर दिया है इंसेक्ट, बाबूला ने दर्द और गुस्से में रोर किया। अगले ही पल उस स्केलेटन के लेफ्ट आर्म पर एक डार्क, एंशिएंट और इममेमोरियल ऑरा वाली शील्ड फॉर्म हो गई। ये इमॉर्टल हेवनली शील्ड है, एक ऐसी एंशिएंट शील्ड जिसे मार्शल एंसेस्टर और फूक्सी भी अपने अटैक से नहीं तोड़ पाए थे। अब तेरा आखिरी खेल खत्म हुआ, बाबूला ने कॉन्फिडेंस से रोर किया। और सच में जब शाओ चैन ने अपना अगला फुल फोर्स अटैक उस शील्ड पर किया तो वो कंप्लीटली बाउंस बैक हो गया। वो इनविंसिबल शील्ड थी। शाओ चैन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उस शील्ड के सामने उसका हर एक अटैक यूजलेस साबित हो रहा था। वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था, जबकि बाबूला अपने लेफ्ट हाथ में वो अनब्रेकेबल शील्ड और राइट हाथ में दोबारा फॉर्म की हुई स्पीयर लेकर मौत बनकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। शाओ चैन ने डेस्परेट होकर अपना सीक्रेट प्रोफाउंड टेक्निक अपनी एक्सट्रीम लिमिट तक पुश किया और तभी एक चमत्कार हुआ।
उसके एग्जॉस्टेड बॉडी के अंदर एक डीप रंबलिंग साउंड आई और अचानक से उसके शरीर के 365 एक्यू पॉइंट्स यानी ऊर्जा केंद्र ब्लाइंडिंग स्टार्स की तरह झिलमिलाने लगे। ये रोशनी इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे उसके जिस्म के अंदर एक पूरा छोटा सा गैलेक्सी फॉर्म हो गया हो। हर एक एक्यू पॉइंट से एक फ्यूरियस एंशिएंट रोर बाहर निकली, किसी गॉड या डीमन के गुस्से जैसी आवाज जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड स्पेस को हिलाकर रख दिया। ये 365 रोर सुनकर बाबूला के कदम वहीं रुक गए और उसकी आंखों में पहली बार एक कंफ्यूजन और डर नजर आया। उन 365 लिट अप एक्यूपॉइंट्स के बीच शाओ चेन के ठीक पीछे एक हवा में तैरता हुआ बेहद हेजी, धुंधला और जाइगैंटिक फैंटम फिगर फॉर्म हुआ। ये फिगर कौन था किसी को नहीं पता था, पर उस फैंटम से जो सुप्रीम और इनविंसिबल ऑरा रिलीज हो रहा था वो किसी भी जिंदा गॉड के बराबर था। उस ऑरा ने बबूला को इनवॉलंटरीली पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसी वक्त शाओ चैन के हाथ का रेनबो सेक्रेड ट्री और भी वायलेंटली शेक हुआ। इस बार उस ट्री के अंदर सिर्फ एंसेस्टर गॉड का एसेंस नहीं बल्कि 7 एंसेस्टर ड्रैगन्स का एसेंस भी वेकअप हो चुका था, जिससे वहां आसमान में लाउड ड्रैगन रोर्स गूंजने लगी। किल! शाओ चैन ने एक फाइनल डेफिनिंग वॉर क्राई दी और बबूला पर डायरेक्टली चार्ज किया। उसके पीछे खड़ा वो सुप्रीम फैंटम गॉड भी उसके साथ एग्जैक्ट सेम टाइमिंग पर आगे बढ़ा। उस गॉड फैंटम ने हवा में तैरती हुई उन 27 सोर्ड्स को एक ही वक्त में कंट्रोल कर लिया और उन्हें एक ब्रूटल फॉर्मेशन में फॉर्म करके बबूला पर बारिश की तरह गिरा दिया। ये टक्कर इतनी ब्रूटल थी कि उस अंडरग्राउंड स्पेस के डायमेंशंस ही क्रैक हो गए। जब रेनबो सेक्रेड ट्री, जिसमें 7 एंसेस्टर ड्रैगन्स की पावर थी, उस अनब्रेकेबल इमॉर्टल हेवनली शील्ड से टकराया तो वहां से इतनी मॉन्स्ट्रस वेव निकली कि वो एंशिएंट शील्ड लिटरली शैटर होकर हवा में बिखर गई। बाबूला शॉक में फ्रीज हो गया। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसी सेकंड उस गॉड फैंटम ने उन 27 सोर्ड्स का यूज करके बाबूला की स्पीयर को लॉक कर दिया। बिना टाइम दिए शाओ चैन उस ट्री के साथ आगे बढ़ा और उसने बाबूला की स्केलेटन बॉडी पर सैवेज अटैक्स की बारिश कर दी। लगातार 4 घंटे तक ये मर्सिलेस फाइट चलती रही। हवा में घोस्ट्स और डेटीज के रोने की आवाजें आ रही थी। एक फाइनल बूम के साथ उस फैंटम गॉड ने अपने ऑरा से बाबूला के स्केलेटन को पकड़ा और एक झटके में कचाक करके उसके लेफ्ट पैर का काफ बोन उखाड़कर फेंक दिया। स्केलेटन को हालांकि इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता था, पर इन दोनों ने मिलकर उस जायंट स्केलेटन को फिजिकली डिसमेंटल करना शुरू कर दिया था। अपना लेफ्ट पैर उखाड़ते ही बाबूला गुस्से और अपमान से पागल हो गया। एक पैर पर खड़े होकर उसने अपना आखिरी डिवाइन अटैक फॉर्म करने की कोशिश की। ब्रैट, तुमने हद पार कर दी है। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि... बाबूला अपनी मौत की स्पीच दे ही रहा था कि अचानक उसकी एम्प्टी आंखों का फोकस शाओ चैन के पीछे गया। उसके दिमाग में सडनली एक अजीब सा डिजी फील आया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे सेंसेस जम गए हों। उसने देखा कि शाओ चैन के ठीक पीछे अब एक सुप्रीम फैंटम गॉड नहीं था, बल्कि ऐसे लगभग 365 मैसिव और शैडोई फैंटम गॉड्स आसमान में फ्लोट कर रहे थे। बाबूला के रूह के तोते उड़ गए। वो कंप्लीटली डम्बफाउंडेड और पैरालाइज हो गया। एक सेकंड बाद उस इनविंसिबल अदरवर्ल्डली एंसेस्टर गॉड ने अपनी शान भुला दी और जोर से गाली देते हुए चिल्लाया, क्यों गाले मां, फक यू। और बिना एक भी बार पीछे मुड़े अपना टूटा हुआ पैर वहीं छोड़कर वो हवा में ब्लर होकर किसी डरे हुए कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग गया। वो इतनी तेजी से भागा कि शाओ चैन को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जब शाओ चैन ने स्लोली पीछे मुड़कर देखा तो उसे पूरा सच समझ में आया। वहां पीछे जो 365 फिगर्स थे उनमें से सिर्फ पहला वाला ही वो असली सुप्रीम बैटल फैंटम था। बाकी के 364 फिगर्स सिर्फ इल्यूजनरी शैडोज थे जिनमें 0 बैटल पावर थी। शाओ चैन एक सेकंड के लिए डम्बफाउंडेड रह गया और फिर उसके होठों पर एक लाउड और अनकंट्रोलेबल लाफ्टर आ गई। अदरवर्ल्डली एंसेस्टर गॉड एक इल्यूजन से डरकर भाग गया। शाओ चैन उस पूरे मोमेंट की आयरनी पर हंस रहा था। उसने उस कॉम्बैट को एंड किया और रेस्ट करने बैठ गया। इस फाइट ने उसे क्लियरली सिखा दिया था कि वो अभी पीक पर नहीं है। अगले लगभग आधे महीने तक वो वहां की एंशिएंट डिवाइन फॉर्मेशन को समझने और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लगा रहा। जब वो फाइन डस्ट वाले उस डेड स्टोन फॉरेस्ट से बाहर निकला तो आसपास उड़ते हुए कई कल्टिवेटर्स दिखाई दिए जो सब किसी इटर्नल लाइट की तलाश में पागलों की तरह एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भाग रहे थे।
शाओ चेन ने उन कल्टीवेटर्स को रोककर जानकारी निकाली तो उसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उन लोगों ने बताया कि इस सोल वर्ल्ड की सबसे ईविलेस्ट प्लेस, सबसे बुरी और श्रापित जगह फाइनली डिस्कवर हो चुकी है और वो इटर्नल लाइट वहीं मिल सकती है। जब शाओ चेन ने डायरेक्शन फॉलो किया और हंड्रेड्स ऑफ माइल्स क्रॉस करके उस जगह पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो ईविलेस्ट प्लेस कोई और नहीं बल्कि ठीक वही जगह थी जहां उस अंडरग्राउंड येलो कॉर्प्स रिवर का ओरिजिन था। वही जगह जहां वो डेथली समुंदर बह रहा था और वो सुप्रीम अनइमेजिनेबली टेरिफाइंग एंटिटी उस जायंट ब्लैक स्टोन कॉफिन के अंदर सो रही थी। वही एंटिटी जिसके खौफ से बबूला भागता फिर रहा था। अब शाओ चेन उस सुप्रीम डार्क फोर्स के सोर्स पर वापस जा रहा था जहां हजारों कल्टीवेटर्स पहले ही अपनी मौत को दावत देने पहुंच चुके थे। आगे इस मौत के समुंदर में शाओ चेन का क्या अंजाम होगा, जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड के उस भयंकर और मौत के नंगे नाच वाले बैटल के बाद हवा में अभी भी उस डिस्ट्रक्शन की आंच महसूस की जा सकती थी। शियाओ चैन वहां से बच निकलने में तो कामयाब हो गया था, पर उसकी हालत किसी टूटे हुए पत्ते जैसी थी। उन बचे हुए डरावने कल्टीवेटर्स और हाफ एंसेस्टर्स का पीछा ना करते हुए शियाओ चैन ने अपनी मंजिल एक बेहद ही घने, सुनसान और प्राइमेवल फॉरेस्ट की तरफ मोड़ ली। उसे इस वक्त सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, वक्त और आराम। अदरवर्ल्डली एंसेस्टर गॉड बाबूला के साथ हुई उस ब्रूटल क्लैश ने शियाओ चैन के शरीर के हर एक रेशे को तोड़कर रख दिया था। उसकी हड्डियां बुरी तरह से चटक चुकी थी, इंटरनल ऑर्गन्स हिल गए थे और स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग ड्राई आउट हो चुकी थी। अगले कुछ दिन उसने इस घने जंगल की गहराइयों में खुद को छिपाकर सिर्फ और सिर्फ अपने वुंड्स को हील करने में लगा दिए। लेकिन फिजिकल पेन से ज्यादा उसके दिमाग में एक रियलिटी चेक गूंज रहा था। इस टक्कर ने उसके अंदर की सारी गलत फहमियां दूर कर दी थी। उसे रियलाइज हो चुका था कि भले ही कोई एंसेस्टर गॉड मर चुका हो, पर उसकी बची कुची रूह, उसका एक छोटा सा रेमनेंट स्पिरिचुअल सेंस भी इतना टेरिफाइंग होता है कि उसके मेथड्स को समझना किसी आम एक्सपर्ट के बस की बात नहीं। शियाओ चैन को यह एहसास एक गंदे थप्पड़ की तरह लगा था कि वो अभी अपनी पीक से, उस अल्टीमेट कल्टीवेशन लेवल से कितना ज्यादा दूर है। अपने वूंड्स को हील करते हुए शाओ चैन एक एंशिएंट पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी सांसें अब थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। उसने अपने स्टोरेज से उस मिस्टीरियस जेड बुक को बाहर निकाला जो उसने पिछली फाइट्स में हासिल की थी। उसकी आंखों में एक डीप फोकस था, पर जैसे ही उसने उस जेड बुक को खोला, उसके माथे पर एक गहरी शिकन आ गई। उस बुक के अंदर लिखे हुए शब्द बिल्कुल अजीब, क्रूकेड और अदरवर्ल्डली लैंग्वेज में थे। ये वो एंशिएंट टेक्स्ट था जिसे समझना इस दुनिया की किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। ज्यादातर होली स्क्रिप्चर्स और डिवाइन बुक्स अपने अंदर एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट कैरी करते हैं जिसे डायरेक्टली सोल से पढ़ा जा सकता है, पर इस जेड बुक में सब कुछ प्योरली टेक्स्ट फॉर्मेट में था। शाओ चैन ने अपना पूरा ध्यान लगाकर उन ट्विस्टेड शब्दों का मीनिंग निकालने की कोशिश की, पर घंटों तक उस बुक को घूरने के बाद भी उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। ये किसी ऐसी डेड सिविलाइजेशन की भाषा लग रही थी जिसका एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स से हमेशा के लिए मिट चुका हो। निराश होकर जब उसने उस जेड बुक के पन्नों को जल्दी जल्दी आगे पलटना शुरू किया तो अचानक आखिरी के 2 पन्नों पर आकर उसकी उंगलियां रुक गईं। इन आखिरी पन्नों पर कोई शब्द नहीं थे, बल्कि बेहद ही कॉम्प्लेक्स और एंशिएंट कार्विंग्स बनी हुई थी। पहली कार्विंग ने शियाओ चैन के दिल की धड़कन को एक पल के लिए रोक दिया। वो कोई आम ड्राइंग नहीं थी, वो एक ऐसी स्पीयर, एक ऐसी भाले की इमेज थी जो सीधे आसमान को चीरते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। उस स्पीयर की टिप से ऐसी पियर्सिंग और सुप्रीम ऑरा निकल रही थी जैसे वो अभी उस जेड के पन्ने को फाड़कर बाहर निकल आएगी। ये देखकर ही शियाओ चैन की स्पाइन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। ये वही मौत का हथियार था जिसने कुछ ही देर पहले उसकी बॉडी के डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी थी, द ग्रेट डिस्ट्रक्शन स्पीयर। इस स्पीयर की ड्राइंग इतनी टिरानिकल थी कि उसमें से एक बाउंडलेस डिस्ट्रक्शन का ऑरा लीक हो रहा था। सिर्फ उस इमेज को देखने भर से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक पियरलेस सोर्ड सीधे शियाओ चैन की गली पर रख दी हो। भले ही मैं इन शब्दों को पढ़ नहीं सकता, पर इस टेक्निक का एसेंस इस कार्विंग में जिंदा है, शियाओ चैन ने खुद से कहा और अपनी स्पिरिचुअल सेंस को उस जेड बुक के अंदर पुश किया। पर जैसे ही उसकी सोल ने उस कार्विंग को टच किया, एक सोल इंटिमिडेटिंग पावर उस स्पीयर से इरप्ट हुई और उसने ऑलमोस्ट शियाओ चैन के स्पिरिचुअल सेंस को शैटर कर दिया। ये ऐसी शार्प और डिस्ट्रक्टिव फोर्स थी जैसे आसमान से मौत की बिजली गिरी हो।
शियाओ चेन बुरी तरह से चौंक कर पीछे हटा। उसने टेस्ट करने के लिए एक डिवाइन लाइट बीम उस बुक पर शूट की, पर चैंग की लाउड मेटालिक साउंड के साथ वो लाइट बाउंस हो गई और उस जेड बुक पर एक स्क्रैच तक नहीं आया। शियाओ चेन की आंखों में एक चमक आ गई। वो समझ गया था कि हेवनली मॉन्यूमेंट टेक्निक सीखने के बाद उसे एग्जैक्ट मूव्स या रिटन कल्टीवेशन मेथड्स की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ इस वेपन के कोर आर्टिस्टिक कंसेप्शन को एक्सपीरियंस करना था। अगले 10 दिनों तक शियाओ चेन बिना हिले, बिना खाए पिए उस ग्रेट डिस्ट्रक्शन स्पीयर की कार्विंग के साथ डीप मेडिटेशन में चला गया। वो उसकी मौत और डिस्ट्रक्शन की फीलिंग को अपने हर एक सेल में अब्सॉर्ब करने लगा। 10 दिन के इस माइंड बेंडिंग मेडिटेशन के बाद आखिरकार याओ चेन की आंखों ने एक ब्लाइंडिंग गोल्डन रोशनी के साथ झपकी ली। उसने ग्रेट डिस्ट्रक्शन के उन 3 शब्दों का असली, रॉ और टेरिफाइंग मीनिंग समझ लिया था। एक लाउड वॉर क्राई के साथ उसने अपना राइट आर्म हवा में रेस किया और उसके पाम से ऐसी डैजलिंग लाइट निकली जिसने उस पूरे जंगल के अंधेरे को चीर दिया। धीरे धीरे उस रोशनी के अंदर से एक गोल्डन स्पीयर फॉर्म होने लगी, जिसमें से ओवरवेलमिंग किलिंग इंटेंट और एक एंडलेस डिस्ट्रक्शन की ऑरा वेव बनकर निकल रही थी। भले ही ये स्पीयर अभी बबूला के असली ग्रेट डिस्ट्रक्शन स्पीयर जितनी इंपोजिंग और डेडली नहीं थी, पर इसकी शार्पनेस किसी भी नॉर्मल हाफ एंसेस्टर को 2 टुकड़ों में काटने के लिए काफी थी। याओ चेन ने उस स्पीयर को हवा में स्विंग किया, जिससे स्पेस में एक लाउड क्रैकलिंग साउंड आई। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट आ गई। बबूला, अब मैं तुम्हारी ही टेक्निक से तुम्हें ऐसी सरप्राइज दूंगा जो तुम्हारे इस हड्डियों के ढांचे को राख बना देगी। जिस दिन मैंने इसका ट्रू फॉर्म समन कर लिया, उस दिन तेरा वजूद हमेशा के लिए इस यूनिवर्स से मिट जाएगा। अपने इस नए डेडली वेपन से सेटिस्फाई होने के बाद शाओ चेन ने उस जेड बुक का आखिरी पन्ना पलटा। जैसा कि उसे उम्मीद थी, वहां पर एक और लेजेंडरी आर्टिफैक्ट की कार्विंग मौजूद थी, द इमॉर्टल हेवनली शील्ड। ये एक बेहद ही सिंपल, अनअडॉर्न्ड और एंशिएंट दिखने वाली ढाल थी, पर उस ड्राइंग के अंदर एक ऐसी भारी और अर्थ शैटरिंग स्टेबिलिटी थी जो किसी भी अटैक को अब्सॉर्ब कर सकती थी। ये शील्ड लिटरली आसमान और जमीन के वजन जितनी हैवी फील हो रही थी। ये वही इमॉर्टल शील्ड थी जिसके बारे में बाबूला ने बोस्ट किया था कि खुद फुक्सी और मार्शल एंसेस्टर्स जैसी सुप्रीम बीइंग्स भी इस पर एक स्क्रैच नहीं ला पाए थे। शाओ चेन के अंदर इस शील्ड को पाने की भूख उस स्पीयर से भी ज्यादा थी, क्योंकि अटैक करने के लिए उसके पास ऑलरेडी उसकी 27 पावरफुल स्वॉर्ड्स थीं, पर डिफेंस में वो बाबूला जैसे मॉन्स्टर्स के आगे वीक पड़ रहा था। शाओ चेन ने अपना पूरा फोकस उस शील्ड की इमेज पर लगा दिया और अपना लेफ्ट आर्म रेज करते हुए जोर से शाउट किया, इमॉर्टल हेवनली शील्ड। उसके लेफ्ट आर्म पर एक फ्लिकरिंग रेडियंस उठी और बिल्कुल वैसी ही सिंपल, हैवी और इम्पेनेट्रेबल फैंटम शील्ड वहां फॉर्म हो गई, जो किसी मूविंग माउंटेन की तरह प्रोटेक्ट कर रही थी। अपनी डिफेंस और ऑफेंस दोनों को अपग्रेड करने के बाद शाओ चेन ने अपने स्टोरेज से एक ऐसी चीज निकाली जिसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। ये वो व्हाइट जेड जैसी चमकती हुई लेग बोन थी। जी हां, बाबूला का वही लेफ्ट काफ बोन जिसे शाओ चेन ने पिछली फाइट में ब्रूटली उखाड़ लिया था। शाओ चेन ने सोचा था कि वो इस इनडिस्ट्रक्टिबल एंसेस्टर गॉड की बोन को काफ करके एक डेडली बोन डैगर बनाएगा। उसने अपनी सबसे शार्प स्वॉर्ड से उस बोन पर स्ट्राइक किया, डिवाइन फ्लेम से उसे जलाने की कोशिश की, पर उस बोन पर एक बाल बराबर स्क्रैच तक नहीं आया। वाह, क्या सॉलिड हड्डी है, शाओ चेन ने हेल्पलेसली साई किया। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में बाबूला का ख्याल आया। वो सुप्रीम अदरवर्ल्डली गॉड जिसका एरोगेंस आसमान छू रहा था, वो इस वक्त बिना एक पैर की लंगड़ाता हुआ घूम रहा होगा। बाबूला इस अपमान से अंदर ही अंदर कितना जल भुन रहा होगा, ये सोचकर शाओ चेन के चेहरे पर एक ईवल और स्मग स्माइल आ गई। उसे पता था कि बाबूला अब अपनी इस हड्डी को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और वो जल्द ही उसके सामने आने वाला है। लगभग 20 दिन का लंबा आराम करने और अपनी नई टेक्निक्स को मास्टर करने के बाद शाओ चेन ने आखिरकार उस जंगल से बाहर कदम रखा। उसकी मंजिल अब क्लियर थी। उसने नॉर्थ डायरेक्शन में लगभग 600 माइल्स का लंबा सफर तय किया और बड़े बड़े माउंटेन्स को क्रॉस करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचा जिसे वहां के लोग द मोस्ट सिनिस्टर प्लेस बुलाते थे। ये जगह सच में किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। यहां आते ही हवा अचानक से जम गई। आसपास के पहाड़ बिल्कुल बंजर थे। वहां घास का एक तिनका भी जिंदा नहीं था। जमीन की मिट्टी का रंग नॉर्मल नहीं, बल्कि एक बीमार, सड़ी हुई लाश जैसा पेल येलो था। यहां का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा डेथली और ग्लूमी था कि दिन के उजाले में भी आसमान का चमकता सूरज इस जगह को गर्म नहीं कर पा रहा था।
सनलाइट भी यहां आकर पीली और ठंडी पड़ जाती थी। ये वही कर्स्ड जगह थी जिसके नीचे से वो डरावनी येलो कॉर्प्स रिवर निकल रही थी। बहुत से कल्टीवेटर्स यहां उस लेजेंडरी इटर्नल लाइट की तलाश में आए थे, पर पिछले 20 दिनों में जो 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स अंडरग्राउंड गए थे वो वापस नहीं लौटे, जैसे ये जमीन उन्हें जिंदा निकल गई हो। श्याओ चेन इस प्योर 100 माइल एरिया को दूर से केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। उसे कंफर्म हो गया था कि यही वो डार्क ओरिजिन है, लेकिन इटर्नल लाइट जैसी सुप्रीम चीज जो 10 से ज्यादा एंसेस्टर गॉड्स के दफन होने से फॉर्म होती है, वो इस जगह होगी या नहीं ये अभी क्लियर नहीं था। यहाँ का अंडरग्राउंड वर्ल्ड किसी मौत के कुएं जैसा था, जहां बाबुला और उससे भी हॉरिफाइंग लॉर्ड जैसे मॉन्स्टर्स सो रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अब तक इन हंड्रेड्स ऑफ एक्सपर्ट्स के मरने के बावजूद किसी हाफ एंसेस्टर ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। वो सब दूर से इस डेथ ट्रैप को वॉच कर रहे थे। श्याओ चेन ने तुरंत अपनी आंखों का रंग और अपने फेशियल फीचर्स को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ऑल्टर किया और एक आम कल्टीवेटर का रूप ले लिया ताकि वो भीड़ में छिप सके। वो असुरा या स्केलेटन सॉवरेन से नहीं डरता था, पर बाबुला के स्नीक अटैक से बचने के लिए डिस्गाइज जरूरी था। अगले कुछ दिनों तक वो वहां शांति से बैठा रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि इन क्रीडी हाफ एंसेस्टर्स का सब्र जल्दी ही टूटने वाला है। और श्याओ चेन का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। एक लेट नाइट जब आसमान पर घने काले बादल छाए थे, उन चुप बैठे हुए हाफ एंसेस्टर्स ने आखिरकार अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने बाहर के एक्सपर्ट्स को इस खजाने से दूर रखने के लिए और खुद को अंडरग्राउंड थ्रेट से बचाने के लिए एक मैसिव और हॉरिफाइंग फॉर्मेशन ले डाउन करना शुरू किया। देखते ही देखते उन बंजर पहाड़ों के बीच लगभग 100 से ज्यादा विशाल व्हाइट बोन बैनर्स, हड्डियों के झंडे आसमान को चीरते हुए खड़े हो गए। ये बोन बैनर्स 100 मीटर्स टॉल थे और उनमें से ऐसी डरावनी ब्लैक फॉग निकल रही थी जिसने पूरे एरिया को मौत की साए में ढक लिया। ये कोई नॉर्मल डिवाइन फॉर्मेशन नहीं थी, ये एक सॉवरेन किंग फॉर्मेशन थी जिसे डायरेक्टली मैलिशियस स्पिरिट्स और घोस्ट्स को समन करने के लिए बनाया गया था। आसपास की हवा में हजारों घोस्ट्स और डीमंस के रोने की स्पाइन चिलिंग आवाजें गूंजने लगी। सिनिस्टर विंड्स वायलेंटली हाउल कर रही थी और डिमोनिक ची ने आसमान के सितारों को पूरी तरह कवर कर लिया था। असुरा, यक्षा, होली गॉड और स्केलेटन सॉवरेन किंग ने मिलकर इस जगह को कंप्लीटली सील कर दिया था ताकि कोई और एक्सपर्ट उनके इस ट्रेजर हंट का हिस्सा ना बन सके। जब सुबह हुई तो फॉर्मेशन के बाहर खड़े आम कल्टीवेटर्स गुस्से में पागल हो रहे थे और उन ग्रीडी हाफ एंसेस्टर्स को लाउड कर्सेस दे रहे थे, क्योंकि अब अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो ब्लैक फॉग जमीन से लेकर आसमान तक एक थिक दीवार की तरह खड़ी थी, लेकिन शाओ चेन जो भीड़ में छिपा था उसके होठों पर एक कोल्ड स्माइल थी। वो जानता था कि ग्रीड उन्हें उनकी ही मौत की तरफ ले जाएगी। तभी उस ब्लैक फॉग के करीब कुछ अजीब और ऑर्डिनरी दिखने वाले लोग घूमते हुए नजर आए। शाओ चेन की शार्प सेंसेस ने तुरंत कैच कर लिया कि ये लोग एक्चुअली दूसरे छिपे हुए हाफ एंसेस्टर्स हैं जो इस फॉर्मेशन को तोड़ने का प्लान बना रहे हैं। और उन्हीं में से एक ऐसी फिगर थी जिसे देखते ही शाओ चेन की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। भले ही उस इंसान ने इल्यूजन से अपना ट्रू फॉर्म छिपा लिया था, पर उसकी बॉडी से जो सटल अनडाइल्यूटेड एंसेस्टर गॉड का ब्लड ऑरा लीक हो रहा था वो शाओ चेन से नहीं छिप सका। ये बाबुला था। बाबुला इतनी डेस्परेशन में था कि उसने रिस्क लेकर उस फॉर्मेशन पर अटैक कर दिया और उस डार्क फॉग में ब्रूटली एक क्रैक ओपन करके अंदर घुस गया। आखिर बबला इस फॉर्मेशन में ब्रेक इन करने की इतनी जल्दी में क्यों है? क्या वहां सच में इटर्नल लाइट है? शियाओ चेन के दिमाग में वार्निंग बेल्स रिंग करने लगी। बिना टाइम वेस्ट किए उसने अपनी एनर्जी चैनल की और उन दूसरे हाफ एंसेस्टर्स के साथ उसी क्रैक से अंदर डाइव कर गया। अंदर आते ही उसने देखा कि उन हाफ एंसेस्टर्स ने मिलकर जमीन के अंदर एक बॉटमलेस केव खोद दी थी, जहां से डेथली कोल्ड एयर और सड़ी हुई लाशों की बदबू ऊपर आ रही थी। शियाओ चेन उस अंधेरे में जंप करके हजारों मीटर्स नीचे चला गया, जहां वही पुरानी उबलती हुई येलो कॉर्प्स रिवर बह रही थी। नदी का फ्लो बेहद अग्रेसिव था और वहां आगे बढ़ना मौत से खेलने जैसा था। अचानक आगे से एक ऐसी फ्यूरियस और पेनफुल दहाड़ गुंजी जिसने पूरे कैवर्न को हिला दिया। ये दहाड़ उस स्केलेटन सॉवरेन किंग की थी। जब शियाओ चेन थोड़ा करीब पहुंचा तो उसने एक बेहद ही हिलेरियस नजारा देखा। वो महान स्केलेटन सॉवरेन किंग जो इस फॉर्मेशन का मास्टर था, उसकी स्केलेटन का लेफ्ट काफ बोन वहां से मिसिंग था। किसी ने स्नीक अटैक करके उसकी हड्डी उखाड़ ली थी, ठीक वैसे ही जैसे शियाओ चेन ने बबला के साथ किया था। सॉवरेन किंग गुस्से में आग बबूला हो रहा था और बाकी हाफ एंसेस्टर्स उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे।
क्या तुमने 8 बोन स्पीयर्स वाले किसी मॉन्स्टर को यहां से भागते देखा? स्केलेटन सॉवरेन किंग ने बाकी हाफ एंसेस्टर्स पर चिल्लाकर पूछा। जैसे ही उन्हें समझ आया कि बाबुला जैसा डेडली मॉन्स्टर इनके पीछे से अटैक कर रहा है, असुरा और यक्षा हाफ एंसेस्टर्स के चेहरे डर से पेले पड़ गए। उन्होंने बिना एक सेकंड रुके उस ईवल कॉप्स रिवर के अपस्ट्रीम की तरफ अपनी फुल स्पीड में भागना शुरू कर दिया ताकि कोई और उनका शिकार ना कर ले। शाओ चेन उनसे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए शैडोज में उनका पीछा कर रहा था। नदी का स्टेंच अब इतना सफोकेटिंग हो गया था कि सांस लेना नामुमकिन लग रहा था। और तब एक ऐसा नजारा उनके सामने आया जिसने सबकी आंखें हैरत से फाड़ दी। वो नैरो रिवर अचानक से एक बाउंडलेस ग्रेविटी डिफाइंग येलो कॉप सी में बदल चुकी थी। ये एक इन्फिनिट मौत का समुंदर था और उस समुंदर के ठीक सेंटर में एक बेहद ही विशाल आइलैंड फ्लोट कर रहा था, जिसकी जमीन से एक ब्लाइंडिंग हेवन पियर्सिंग डिवाइन लाइट आसमान की तरफ शूट हो रही थी। क्या यही वो लेजेंडरी इटर्नल लाइट थी या फिर उस लॉर्ड का सबसे बड़ा डेथ ट्रैप? दोस्तों, यहां हमारा ये 5 एपिसोड का माइंड ब्लोइंग सेट कंप्लीट होता है। शाओ चेन अब उस मौत के समुंदर के बीच और उन ग्रीडी हाफ एंसेस्टर्स के साथ खड़ा है, जहां किसी भी पल वो सुप्रीम लॉर्ड अपनी आंखों को खोल सकता है। अगर आपको इस एपिसोड की डिटेल और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पसंद आया तो हम इस वीडियो पर रखते हैं एक छोटा सा 100 लाइक्स चैलेंज। जी हां, जल्दी से लाइक बटन को स्मैश कीजिए और इस चैलेंज को पूरा कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट सेट के साथ और भी ज्यादा एपिक एक्शन लेकर लौट सकें। क्या शाओ चेन इस मौत के आइलैंड से जिंदा वापस आ पाएगा? क्या बबूला अपना बदला ले पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे हाइप्ड।